Hello everyone. Today I am going to discuss the amendments in the Economic, Business and Commercial Law paper. That in short we call the EBCL. Whatever the amendments are there in this paper, EBCL paper of executive program, new syllabus, which are applicable for June 2020 exams. और यहाँ मैं जो अमेंडमेंट्स कवर करने जा रहा हूँ, that is the changes which have happened during the period 1st of July 2019 to 31st of December 2019. इन 6 महीनों में 1 जुलाई 2019 से लेकर 31 दिसंबर 2019 तक जो भी अमेंडमेंट्स आए हैं and which is a part of this paper Economic, Business, Commercial Law, that is what I am going to discuss in today's lecture. इसका मतलब हम ये मान के चल रहे हैं कि आप पहले से जो आप पढ़ रहे हैं या मटेरियल है या लेक्चर है आपके पास या बुक्स हैं, दे आर ऑलरेडी अपडेटेड अप टू 30th of June 2019, 30 जून 2019 तक की अमेंडेड बुक्स, अमेंडेड लेक्चर्स आपके पास हैं, विच वर रेलिवेंट फॉर दिसंबर 2019 एग्जाम. आप जानते हैं 6 महीने का गैप इंस्टीट्यूट अलाउ करता है कि पिछले 6 महीने तक के अमेंडमेंट्स वहां तक अपडेट. नाउ फॉर जून 2020 एग्जाम द अमेंडमेंट्स विच आर एप्लीकेबल इज अप टू 31st दिसंबर 2019. जो 1 जनवरी 2020 ऑनवर्ड जो अमेंडमेंट्स हो रहे हैं, दैट इज नॉट रेलिवेंट, दे आर नॉट एप्लीकेबल फॉर जून 2020 एग्जाम. इसलिए हम जून 2020 एग्जाम के लिए मैं अमेंडमेंट करा रहा हूँ. इसका तो वो अमेंडमेंट जो पिछले 6 महीने में हुए हैं, मतलब जो लास्ट एग्जाम के लिए आपने जो पढ़ा था फॉर दिसंबर 19, उसके बाद वहाँ 30 जून 2019 तक के अमेंडमेंट आपने पढ़े हैं अपडेटेड लॉ. उसके बाद अगले 6 महीने की 1 जुलाई 2019 से लेकर 31 दिसंबर 2019, इस पीरियड के अमेंडमेंट्स में आज के लेक्चर में डिस्कस करूँगा, विच आर इन रिलेशन टू दिस पेपर EBCL एंड दे आर ऑल रेलिवेंट, दे आर ऑल एप्लीकेबल फॉर जून 2020 एग्जाम. लेकिन 1 जनवरी 2020 ऑनवर्ड जो अमेंडमेंट्स आ रहे हैं वो जून 2020 एग्जाम के लिए एप्लीकेबल नहीं होंगे. तो कंफ्यूज नहीं होना. कई बच्चे पूछते हैं कि साहब फरवरी में कोई अमेंडमेंट आ गया, सर ये आपने बताया नहीं. बेटा वो जून अमेंडमेंट तो आ गया, बट वो जून एग्जाम के लिए एप्लीकेबल नहीं है. जून एग्जाम के लिए एप्लीकेबल जो है अप टू 31st दिसंबर 2019. हम 30 जून 2019 तक के अमेंडमेंट्स हम एजम्पशन में लेके चलो, आपको पहले पता है, आपने दिसंबर 2019 एग्जाम के लिए तैयारी की होगी. तो उसके बाद अगले 6 महीने जिसके चेंजेस आपके कमिंग जून 2020 एग्जाम के लिए एप्लीकेबल होंगे, that is what I am going to cover in today's lecture. Is it okay? Now, although मैं amendment इस लेक्चर में कवर करूँगा फॉर द पेपर EBCL इकोनॉमिक, बिजनेस एंड कमर्शियल लॉ, लेकिन इसमें कुछ टॉपिक्स ऐसे होंगे मैं बताता जाऊंगा. द सेम अमेंडमेंट्स आर ऑल्सो रेलिवेंट, द सेम अमेंडमेंट्स आर ऑल्सो रेलिवेंट फॉर द अदर पेपर्स. तो मैं बताता रहूंगा साहब ये इस पेपर में भी ये सेम अमेंडमेंट वहां पे एप्लीकेबल होगा. ठीक है, मैं नोट्स सबके अलग अलग दूंगा, लेक्चर्स भी हम अरेंज कर देंगे अलग अलग, लेकिन आपको मैं बताता रहूंगा. तो बेसिकली टुडेज लेक्चर इज फॉर EBCL, बट मैं बीच में बताता हूँ साहब अब EBCL में भी कई चैप्टर में अमेंडमेंट है, तो मैं बताता हूँ साहब इस चैप्टर की अमेंडमेंट EBCL में सेम अमेंडमेंट इस पेपर में भी है, समथिंग लाइक दैट. तो मैं अपने आप बताता रहूंगा, तो वो आपको मैं क्लियर कर दूँ कि साहब बेसिकली वो अपने आप टॉपिक के साथ बीच में चलता रहेगा. सबसे पहले मैं जो ले रहा हूं अमेंडमेंट जो इन द EBCL पेपर एक चैप्टर 5 है इन EBCL पेपर इकोनॉमिक, बिजनेस एंड कमर्शियल लॉ पेपर.
उस चैप्टर का नाम है एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरिंग्स। ECB, external commercial borrowing, that is the name of the chapter, chapter number 5 in EBCL paper, economic business and commercial law paper। एक्चुअली ये पूरा का पूरा चैप्टर ही चेंज हो गया, एंटायर चैप्टर, रीजन बीइंग चेंज, क्योंकि गवर्नमेंट की न्यू ECB पॉलिसी आ गई है। एंड जब न्यू ECB पॉलिसी आ गई तो इस चैप्टर के अंदर पूरा ECB पॉलिसी के ऊपर ही कवरेज है। तो जब पॉलिसी पूरी की पूरी ये मतलब एग्जिस्टिंग ECB पॉलिसी में गवर्नमेंट ने कुछ चेंजेस नहीं किए, कुछ छोटे मोटे अमेंडमेंट है, रादर द ओल्ड पॉलिसी हैज बीन स्क्रैप्ड एंड न्यू पॉलिसी हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड। जैसे हम बोलते हैं कंपनीज एक्ट 2013 में कुछ अमेंडमेंट्स हैं, लेकिन कहते हैं कंपनीज एक्ट 2013 ने कंपनीज एक्ट 1956 को रिप्लेस किया, मतलब पूरा एक लॉ नए लॉ से रिप्लेस हो गया। एग्जैक्टली न्यू ECB पॉलिसी आ गई, पहले वाली पॉलिसी में अमेंडमेंट नहीं है एंड पहले वाली पॉलिसी स्क्रैप हो गई है। तो जब पूरी पॉलिसी नहीं आ गई है और ये पूरा चैप्टर उसी पे बेस्ड है, तो डोंट यू थिंक पूरा चैप्टर चेंज हो गया। तो इसलिए इस चैप्टर को पूरा नया सीरीज हमें पढ़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं ये पूरा चैप्टर ही पढ़ाने जा रहा हूँ, एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरिंग। तो जो आपकी किताबों में पहले से जिनके पास अपडेटेड अप टू 30 जून 2019 बुक्स हैं, उनमें पुरानी ECB पॉलिसी के हिसाब से चैप्टर तैयार किया हुआ है, लेकिन अब आपको मैं पूरा नया चैप्टर ही डिस्कस करने जा रहा हूँ कि साहब पूरा ECB पॉलिसी अकॉर्डिंगली, मतलब पूरा का पूरा चैप्टर आपको नया सीरीज से पढ़ना है ऑन द बेसिस ऑफ न्यू ECB पॉलिसी दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस। इज दैट ओके? एक अच्छा, ये तो मैंने बताया EBCL में, लेकिन सेम चीज सेम इफेक्ट मैं आपको मैंने बताया ना, और भी पेपर्स में सिमिलर काइंड ऑफ चेंजेस आपको नजर आएंगे। इन द CMSL पेपर, कैपिटल मार्केट सिक्योरिटी लॉ, ओल्ड सिलेबस, न्यू सिलेबस नहीं, ओल्ड सिलेबस। न्यू सिलेबस में EBCL पेपर में कवर्ड है एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग पॉलिसी। ओल्ड सिलेबस में ये कहां कवर्ड है? कैपिटल मार्केट एंड सिक्योरिटी लॉ एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम का जो पेपर ओल्ड सिलेबस एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम, वहां पे ये टॉपिक कवर्ड है। कहां कवर्ड है? वहां पे एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 15, चैप्टर नंबर 15, उसका नाम है रिसोर्स मोबिलाइजेशन, रिसोर्स मोबिलाइजेशन इन इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट। इस चैप्टर के अंदर पहले तो आपको ग्लोबल डिपॉजिटरी GDR ADR के बारे में डिस्कशन है, उसके बाद हाफ ऑफ द चैप्टर इज ऑन द ECB पॉलिसी। तो पूरी की पूरी पहले ECB पॉलिसी पुरानी के हिसाब से चैप्टर, वो सेकेंड पार्ट ऑफ चैप्टर, पूरा चैप्टर चेंज नहीं हुआ। इस चैप्टर के दो हिस्से हैं, चैप्टर नंबर 15 CMSL के अंदर GDR ADR वो तो एज इट इज रहेगा, और उसके आगे जो ECB जो डिस्कस किया हुआ वो पूरा नया जो अभी मैं लेक्चर में आपको डिस्कस करने जा रहा हूँ। इसका ये वाला जो टॉपिक जो न्यू ECB पॉलिसी के बेसिस पे ECB टॉपिक में डिस्कस करूंगा, इट इज रिलेवेंट फॉर चैप्टर 5 ऑफ EBCL न्यू सिलेबस एंड चैप्टर 15, हाफ ऑफ द चैप्टर ऑफ चैप्टर 15 हाफ, क्योंकि उस चैप्टर में शुरू में GDR ADR के बारे में दे रखा है ऑफ CMSL ओल्ड सिलेबस पेपर, वहां भी एप्लीकेबल होगा, वहां भी एप्लीकेबल होगा। नंबर 3 और कहां एप्लीकेबल होगा देखिए, और कहां इसका इफेक्ट आएगा। एक जगह और इसका इफेक्ट आएगा, वो देखिए क्या है। एक पेपर अब कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग, कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग, ये ओल्ड सिलेबस में भी एज वेल एज न्यू सिलेबस दोनों में। इन दोनों में कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग में एक पेपर है फंडिंग ऑफ, सॉरी एक टॉपिक है, दोनों में जो कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग पेपर है ओल्ड सिलेबस, दोनों में एक टॉपिक है फंडिंग ऑफ मर्जर्स एंड टेकओवर।
एंड उस फंडिंग टॉपिक के अंदर बीच में आपको एक आता है ईसीबी, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग, लेकिन इतना डिटेल में नहीं, ब्रीफ में है, तो मैं उसके अकॉर्डिंगली आपको ब्रीफ में आपको दे रखा है, दैट इज फंडिंग ऑफ मर्जर्स एंड टेक ओवर। उसके अंदर आपको ये ब्रीफ में जो दे रखा है, तो आप थोड़ा ब्रीफ में उस हिसाब से, लेकिन कुछ हद तक कवरेज है। हाँ, ऑब्वियसली जब पॉलिसी चेंज होगी तो ऑब्वियसली न्यू पॉलिसी है, लेकिन ब्रीफ में इतना डिटेल में नहीं जितना मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो 3 जगह इसका इफेक्ट आएगा इस टॉपिक का, ईसीबी का, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग का। एक तो ईबीसीएल के चैप्टर नंबर 5 पूरा का पूरा रिप्लेस हो जाएगा बाय द न्यू टॉपिक, न्यू चैप्टर, चैप्टर 15 ऑफ सीएमएसएल, ओल्ड सिलेबस हाफ ऑफ द चैप्टर, और एक आपका कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग, 2 पेपर हो गए, ओल्ड सिलेबस का भी और न्यू सिलेबस का, दोनों में आपको एक फंडिंग ऑफ मर्जर्स एंड टेक ओवर टॉपिक के अंदर इसका कोई इफेक्ट आएगा, एंड नॉट इन डिटेल बट ब्रीफ में इफेक्ट उसका वहां भी आएगा। तो ये मैंने पहले बता दिया कि साहब ये टॉपिक मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग, इसका इफेक्ट कहाँ पे है, किन किन पेपर्स में। इज दैट ओके? नाउ वी स्टार्ट विद द टॉपिक एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग। That is the ECB. First of all, ये होता क्या, what is the concept of external commercial borrowing? Basically, ECBs are nothing. They are the commercial loans, commercial borrowing for commercial purpose. Who can take it? Certain eligible resident entities, हम बार बार एक टर्म, एलिजिबल मीन्स जो लॉ में जिनको परमिट कर रखा है, दे शुड बी पर्सन रेजिडेंट इंडिया, रेजिडेंट वर्ल्ड। तो अभी कौन होगी पॉलिसी डिस्कस करेंगे तो आपको सामने आ जाएगा। एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग्स आर कमर्शियल लोन्स विच आर रेज्ड बाय, टेकन बाय होम, एलिजिबल रेजिडेंट, मतलब एलिजिबल कौन जो पॉलिसी में दे रखा है, पीआरआई होंगे, पर्सन इन इंडिया एंटिटी, रेज फ्रॉम होम, फ्रॉम, देखो एरो देखिए पैसा कहां से काम कर रहा है, रिकॉग्नाइज्ड नॉन रेजिडेंट लेंडर्स। किससे आप ले रहे हैं? कुछ ऐसे लेंडर्स जो लॉ रिकॉग्नाइज करेगा, और दे शुड बी पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया, PROI। मतलब बेसिकली एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग लोन्स हैं, कमर्शियल पर्पस के लिए जाते हैं। लेने वाला कौन होना चाहिए? शुड बी सम एलिजिबल, जो कि लॉ में जिसको आप कैसे एलिजिबिलिटी दे रखी है, रेजिडेंट होना चाहिए। ये सब लॉ की पॉलिसी से पता लग जाए सब कौन एलिजिबल है, कौन ये है। किससे ले रहे हैं? फ्रॉम सर्टेन रिकॉग्नाइज नॉन रेजिडेंट लेंडर। अच्छा, जब ये लोन लेंगे तो क्या इसमें लोन की एक लिमिट्स होगी, सब इतना ही ले सकते हैं, कम से कम इतने पीरियड्स को बोलते हैं मिनिमम एवरेज मेच्योरिटी पीरियड बोलते हैं। अमाउंट में हम लिमिट लगाते हैं, इससे ज़्यादा नहीं ले सकते। तो इसकी पॉलिसी पूरी है, तो बोले उसके बहुत सारे पैरामीटर्स हैं। मतलब व्हेन दिस लोन इज टेकन इन सब्जेक्ट टू सर्टेन पैरामीटर्स, नॉर्म्स, पैरामीटर मतलब नॉर्म्स, इज आप कितना ले सकते हैं, कितने पीरियड के ले सकते हैं, और अदर टर्म्स एंड कंडीशन क्या होंगे, दैट इज पैरामीटर्स। उनको फॉलो करते हुए व्हेन कमर्शियल लोन्स आर टेकन बाय द एलिजिबल रेजिडेंट एंटिटी फ्रॉम सर्टेन रिकॉग्नाइज्ड नॉन रेजिडेंट लेंडर्स, then technically that commercial loans are technically called as the external commercial borrowing। अच्छा, एक चोर, जो पैरामीटर्स हैं वो टोटलिटी में फॉलो करना है, नॉट ऑन स्टैंड अलोन बेसिस। स्टैंड अलोन का मतलब ये है कि मान लिया 5 पैरामीटर्स अप्लाई हो रहे हैं, 5 नॉर्म्स अप्लाई हो रहे हैं कि ये भी है, ये भी फॉलो करना है, ये भी सब्जेक्ट ऑल दिस कंडीशन, तो सारे कुछ फुलफिल होना चाहिए। ये नहीं कि जब कुछ कंडीशन फुलफिल करते हुए आपने कुछ पैरामीटर्स को फुलफिल करते हुए आपने ईसीबी ले लिया, कुछ फॉलो नहीं किया, नो, ये पॉसिबल नहीं। इट शुड बी इन टोटलिटी, इट शुड बी इन टोटलिटी। और अगर हम लीगल फ्रेमवर्क के अंदर देखें तो जब भी कोई इंडिया में एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग की ट्रांजेक्शन करता है, मतलब बाहर से एक्सटर्नल सोर्स से बोरिंग करता विच इन द नेचर ईसीबी, then those transactions which are in the nature of ECB, they are governed by a legal framework, section 6 subsection 3 clause D of FEMA। इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन तो FEMA तो लगेगा, आप जानते हैं। मैं एक बेसिक बात बताता हूँ अबाउट द FEMA। तो एक्चुअली व्हेन एनी ट्रांजेक्शन इज हैपनिंग which is in the nature of external commercial borrowing, then the legal framework in this context is governed by the provisions of section 6 subsection 3 clause D of Foreign Exchange Management Act 1999। सबसे पहले मैं ले रहा हूं ECB फ्रेमवर्क।
अच्छा एक ध्यान, मैंने पहले बताया पूरा टॉपिक नए सिरे से पढ़ना है, मैं नए सिरे से पढ़ा रहा हूँ, पहले वाला पूरा टॉपिक भूल जाइए। ये नहीं कि उसमें कोई अमेंडमेंट है, पूरी नई पॉलिसी आ गई, उसके अकॉर्डिंग नया पूरा टॉपिक हो गया। तो पहले मैं ले रहा हूँ ईसीबी फ्रेमवर्क। आपको पूरे नोट्स मिलेंगे, नोट्स के अंदर सब कुछ होगा जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। अकॉर्डिंग टू न्यू ईसीबी पॉलिसी, हमारे पास दो तरह के ईसीबी लिए जा सकते हैं। वन इज कॉल्ड एज फॉरेन करेंसी डिनोमिनेटेड ईसीबी, मतलब जो ईसीबी हम ले रहे हैं किसमें ले रहे हैं, फॉरेन करेंसी में। और है दूसरा इंडियन रुपी डिनोमिनेटेड ईसीबी, मतलब हम जो ईसीबी ले रहे हैं किसमें ले रहे हैं, इंडियन रुपी में। अच्छा आपको याद हो जो ओल्ड वाली पॉलिसी पढ़ते हैं उसमें था तीन तरह के ट्रैक थे, ट्रैक 1, ट्रैक 2, ट्रैक 3। अब दो ही तरह के हैं, फॉरेन करेंसी डिनोमिनेटेड, मतलब ये पूरी पॉलिसी चेंज हो गई, फॉरेन करेंसी डिनोमिनेटेड ईसीबी एंड इंडियन रुपी डिनोमिनेटेड ईसीबी, ये दो ही मॉडल हमारे पास है। अब पैरामीटर्स में यहां लिख रहा हूं, पैरामीटर्स क्या क्या हैं। अब देखिए पहला, फॉर्म करेंसी, किस करेंसी में आप ले सकते हैं, तीन चीजें इसके अंदर। करेंसी, फॉर्म्स और ईसीबी इस फॉर्म में ले सकते हैं, एंड एलिजिबल बोरोवर्स। अभी हम डिस्कस कर रहे थे सर्टेन एलिजिबल रेजिडेंट एंटिटी कैन बोरो, एलिजिबल रेजिडेंट वही एलिजिबल बोरोवर्स। देखिए फॉरेन करेंसी, अब ये दो तरह के हमारे पास ईसीबी हो गए, एक फॉरेन करेंसी डिनोमिनेटेड ईसीबी और एक इंडियन रुपी डिनोमिनेटेड, मतलब यहां पे आपको फॉरेन करेंसी मिलेगा ईसीबी और यहां पे इंडियन रुपी मिलेगा। देखिए अगर आप फॉरेन करेंसी डिनोमिनेटेड ईसीबी लेते हैं तो करेंसी क्या होगी, एनी फ्रीली कन्वर्टिबल फॉरेन करेंसी। आई होप आप जानते हो फ्रीली कन्वर्टिबल फॉरेन करेंसी का मतलब क्या होता है, वो करेंसी हमारी कंट्री की करेंसी को छोड़ के जो वर्ल्ड की किसी भी करेंसी में फ्रीली कन्वर्टिबल हो जाती है। सारी करेंसी, मतलब इंडियन करेंसी के अलावा सारी करेंसी फ्रीली कन्वर्टिबल नहीं है, फॉरेन करेंसी तो है लेकिन फ्रीली कन्वर्टिबल नहीं है। जैसे जो बड़े बड़े कंट्रीज हैं जिनकी बहुत स्ट्रॉन्ग इकोनॉमीज हैं, उनकी ही करेंसी को हम फ्रीली कन्वर्टिबल, मतलब वर्ल्ड वाइड उनको रिकॉग्निशन मिला होता है, लाइक यूएस डॉलर, यूरो, येन, पाउंड, दे आर सम एग्जांपल्स ऑफ। इनमें आप किसी भी डिनोमिनेशन में आप बोरिंग ईसीबी ले सकते हैं। इंडियन रुपी डिनोमिनेट, इसमें तो ऑब्वियसली बात है इन इंडियन रुपी ओनली, इंडियन रुपी ओनली, ऑब्वियसली बात है, नाम ही इंडियन रुपी, तो एक ही ऑप्शन है इन इंडियन रुपी ओनली। नाउ फॉर्म्स ऑफ ईसीबी, किस फॉर्म में आप ईसीबी ले सकते हैं, ये फॉरेन करेंसी इसके नीचे में लिख रहा हूं। ये लोन्स इंक्लूडिंग, मतलब लोन ले सकते हैं, बैंक लोन ले सकते हैं, मतलब बाहर के बैंक से लोन ले सकते हैं। फ्लोटिंग और फिक्स्ड रेट नोट्स, मतलब क्या है कि प्रोमिसरी नोट जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट फ्लोटिंग नेचर का या फिक्स्ड रेट का है। बॉन्ड्स और डिवेंचर, लेकिन बॉन्ड डिवेंचर में क्या छोड़ के, अदर देन फुल्ली एंड कंपल्सरी कन्वर्टिबल इंस्ट्रूमेंट। एक्चुअली क्या होता है, अगर आपको याद हो कि जो फुल्ली एंड कंपल्सरी कन्वर्टिबल जो बॉन्ड डिवेंचर होते हैं वो एफडीआई में आते हैं। अगर आपको अगर एक चीज समझ आती हो कि जो एफडीआई जो होती है फॉरेन डायरेक्ट, जो इक्विटी से रिलेटेड है, मनी कमिंग इनटू इंडिया इन फॉर इक्विटी, और ईसीबी इज बोरिंग, नाम एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग। तो अगर एफडीआई जब पढ़ते हैं आपको याद हो, वहां पे एक आता है कि अगर एक इंडियन एफडीआई किस किस तरीके से ले सकती है, तो एक इंडियन कंपनी कोई डेट इंस्ट्रूमेंट भी इशू करती है, लेकिन वो फुल्ली कन्वर्टेबल और कंपल्सरी कन्वर्टेबल है, फिर वो डेट नहीं मानते, क्या मानते, इक्विटी मानते हैं और उसको एफडीआई का पार्ट मानते हैं। तो इसलिए यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि बॉन्ड डिवेंचर के फॉर्म में अगर ले रहे हैं तो वो ईसीबी है, लेकिन वो कौन सा बॉन्ड डिवेंचर छोड़ के जो फुल्ली भी कन्वर्टेबल है एंड कंपल्सरी कन्वर्टेबल उनको, क्योंकि वो एफडीआई का पार्ट होगा और एफडीआई ईसीबी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, दोनों साथ साथ नहीं चलती। इधर ट्रांजेक्शन विल बी गवर्न्ड बाय, आप बाहर से इंडिया में कोई पैसा आ रहा है, इधर इट विल गवर्न बाय द ईसीबी पॉलिसी और गवर्न बाय एफडीआई पॉलिसी। तो
तो वो वाले केस हो ना, फुल्ली इन कंपल्सरी कन्वर्टिबल डेट इंस्ट्रूमेंट के तो जो फंड रेज करते हैं वो एफडीआई का पार्ट मानते हैं, इसलिए यहाँ पे एक्सक्लूड कर रखा है। ट्रेड क्रेडिट, अच्छा कोई चीज हम बाहर से कोई चीज इंपोर्ट करें उसकी पेमेंट हम बाद में करते हैं, ट्रेड क्रेडिट है, बियॉन्ड 3 ईयर्स, 3 साल से ज्यादा का ट्रेड क्रेडिट आपको मिल रहा है, इन दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ ईसीबी। फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड, एफसीसीबी, एफसीईबी एंड फाइनेंशियल लीज। फाइनेंशियल लीज तो समझते होंगे सब आपको, ठीक है, कि बाहर से कोई मशीन आपने किराए पे मंगा ली एंड ऑल दैट, ठीक है, और किराया सब चीज फाइनेंशियली। और एफसीसीबी और एफसीईबी, फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड, फॉरेन करेंसी एक्सचेंजेबल बॉन्ड, ये ओल्ड पॉलिसी में भी कंसेप्ट था, इस फॉर्म में भी आप यहाँ पे मंगा सकते हैं। नाउ अब आते हैं यहाँ पे इन द केस इंडियन रुपी डिनोमिनेटेड, इसमें स्टार्टिंग की जितनी चीजें यहाँ थी सेम यहाँ भी है, लेकिन यहाँ एफसीसीबी और एफसीईबी नहीं है, ऑब्वियसली नहीं है, क्योंकि नाम फॉरेन करेंसी, डिनोमिनेटेड किसमें था, फॉरेन करेंसी में, और आप यहाँ इसका मतलब फॉरेन करेंसी में फंड रेज कर रहे हैं, और यहाँ हम बोले इंडियन रुपी में रेज कर रहे हैं, दोनों थिंग कॉन्ट्राडिक्ट कर जाएगा। तो जो चीज यहाँ पे इसमें थी फॉरेन करेंसी डिनोमिनेटेड ईसी वाली में, सेम चीज यहाँ भी है, लेकिन ये दोनों चीज को छोड़ के इस मेथड इस तरीके से आप रेज नहीं कर, लेकिन इसकी जगह ये बोल रहा है, हाँ जो बोरोवर है वो नॉर्मली आपको प्लेन बॉन्ड इशू कर सकता है। प्लेन बॉन्ड मीन्स जो कन्वर्टेबल नहीं है एंड दैट इज डिनोमिनेटेड इंडियन रुपी, और वो चाहे तो प्राइवेट प्लेसमेंट भी इंडिया से बाहर करके फंड रेज कर सकता है, और चाहे तो पब्लिक इशू ला देता है, और पब्लिक इशू लाए तो लिस्टिंग वगैरह करानी पड़ेगी आउटसाइड इंडिया, उससे कोई फर्क नहीं। लेकिन वो प्लेन बॉन्ड हो गया, इसको वेनिला बॉन्ड बोलते हैं। वेनिला मीन्स जिसमें एक्चुअली वेनिला, जैसे हम एक टर्म अगर आप सुनते हो वेनिला बोलते हैं, वेनिला प्रोडक्ट है, तो वेनिला जैसे आइसक्रीम है, आइसक्रीम सबसे बेसिक आइसक्रीम कहते हैं वेनिला, उसमें हम डिफरेंट डिफरेंट चीज ऐड कर देते हैं तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की आइसक्रीम बन जाती है। तो वैसे वेनिला का मतलब प्लेन प्रोडक्ट, तो प्लेन प्रोडक्ट मतलब सिंपली बॉन्ड है, डिवेंचर है, कन्वर्जन का ऑप्शन नहीं है, और इंडियन रुपी में डिनोमिनेटेड है। तो इस तरीके से इसका मतलब इस वाले मेथड में बाकी सब कुछ तो सेम है, फॉर्म्स ऑफ ईसीबी, ये हट गया, ये ऑब्वियसली हटेगा क्योंकि ये फॉरेन करेंसी में, इसकी जगह क्या गया, आप प्लेन बॉन्ड इशू कर सकते हैं डिनोमिनेटेड इन इंडियन रुपी, डिनोमिनेटेड इन इंडियन रुपी। फिर आते हैं एलिजिबल बोरोवर्स, कौन बोरो कर सकता है, ठीक है, अंडर दिस रूट, अंडर दिस रूट। फॉरेन करेंसी डिनोमिनेटेड ईसी में कौन कर सकता है, इंडियन रुपी डिनोमिनेटेड कौन कर सकता है। देखिए पहले एलिजिबल बोरो में सबसे एक लाइन सिंपल क्या लिखी हुई है, पहले इसकी बात करते हैं। ऑल एंटिटी एलिजिबल टू रिसीव द एफडीआई, इसका तो ये लिंक एफडीआई पॉलिसी कर रहा है, जो भी एफडीआई पॉलिसी रिसीव करने के लिए इंडिया में एलिजिबल हैं, जो भी एफडीआई ले सकती हैं, वो सब आपको ईसीबी भी ले सकती हैं in the form of foreign currency denominated ECB. Further, the following entity also eligible, इसका मतलब है to raise the ECB, मतलब क्या है, जो लोग FDI पॉलिसी के हिसाब से eligible to get the FDI हैं, receive the FDI, वो they are also eligible to raise the money by way of ECB through the foreign currency denominated ECB route. इसके अलावा कुछ और लोगों को भी अलाउ कर रखा है एलिजिबल बोरोवर में, ये सब ये भी कर सकते हैं। फर्दर द फॉलोइंग एंटिटीज आर आल्सो एलिजिबल टू रेज द ECB, कौन, वन पोर्ट ट्रस्ट जो आपके जानते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड होती है, यूनिट्स इन SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंदर यूनिट्स हैं, सिडबी नाम सुना होगा, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, एंड एग्जिम बैंक ऑफ इंडिया, इन चारों को और अलाउ कर रखा है, ये भी आपको ECB रूट से, इस रूट से आप बोरिंग कर सकते हैं। अब आते हैं इस केस में, यहाँ पे एलिजिबल इन द केस ऑफ इंडियन रुपी डिनोमिनेटेड ECB रूट, इस रूट से हु आर द एलिजिबल बोरोस, हु आर द एलिजिबल बोरोस। पहला बोला इसके अंदर ऑल द एलिजिबल बोरोस अंडर दिस कैटेगरी, मतलब यहाँ जो लोग हैं वो सब यहाँ भी अलाउड है, इसका मतलब क्या है, और इसके अलावा एक्स्ट्रा भी है, इसका मतलब क्या हुआ, कह सकते हैं कि सर इंडियन रुपी डिनोमिनेटेड ECB रूट, ये वाला जो रूट है इसमें एलिजिबल बोरोस ज्यादा है, तो जो यहाँ पे अलाउड है वो तो यहाँ अलाउड है ही है, साथ में एक्स्ट्रा भी है। इसके अलावा बोला है वो कोई भी ऐसी एंटिटी, वो चाहे कंपनी हो चाहे सोसाइटी हो, अगर आप माइक्रो फाइनेंस एक्टिविटी में, किसमें है, यू आर इनटू द बिजनेस ऑफ माइक्रो फाइनेंस, अगर आपको एंटिटी है, चाहे वो कंपनी हो, सोसाइटी हो या कुछ हो भी, ट्रस्ट हो, और अगर रजिस्टर्ड है, शुड बी रजिस्टर्ड एंटिटी विच इन द बिजनेस ऑफ माइक्रो फाइनेंस एक्टिविटी, वो भी एलिजिबल बोरोवर है अंडर द रूट ऑफ इंडियन रुपी डिनोमिनेटेड ECB। अच्छा, माइक्रो फाइनेंस क्या होता है आप जानते होंगे, द फाइनेंस प्रोवाइडेड फॉर स्मॉल प्रोजेक्ट, जैसे कोई छोटी सी कोई दुकान चला रहा है अपनी किराने की, उसको फाइनेंस चाहिए तो माइक्रो फाइनेंस, ठीक है। ऐसे कोई एग्रीकल्चर एक्टिविटी के लिए किसी को छोटा मोटा लोन चाहिए, माइक्रो फाइनेंस। कोई घर से बैठ के अपना कोई एंटरप्रेन्योरशिप कर रहा है एंड छोटा मोटा काम कर रहा है, अपनी लाइवलीहुड रन कर रहा है, उसके लिए फाइनेंस माइक्रो फाइनेंस। तो माइक्रो फाइनेंस एक्टिविटी में जो एंटिटीज इन्वॉल्व हैं और वो एंटिटी रजिस्टर्ड है, चाहे वो कंपनी हो, ट्रस्ट हो, फर्म, सोसाइटी हो, दे आर ऑल्सो एलिजिबल बोरोवर अंडर ECB रूट
अंडर इंडियन रुपी डिनोमिनेटेड ईसीबी। सिर्फ इंडियन रुपी वाले यहाँ पे नहीं है, इस वाले केस में नहीं था। इसका जो एलिजिबल बोरो यहाँ है वो सेम यहाँ भी है, प्लस एडिशनली क्या है तो कह सकते हैं यहाँ पे सेकेंड जो रूट है इंडियन रुपी, इसके अंदर एलिजिबल बोरोर की लिस्ट थोड़ी बड़ी है एंड इट इज मोर वाइडर, इट इज वाइडर इन कंपेरिजन टू द फॉरेन करेंसी डिनोमिनेटेड ईसीबी रूट। ये ईसीबी फ्रेमवर्क था जिसमें 3 पैरामीटर्स हमने डिस्कस किए, करेंसी ऑफ बोरिंग, फॉर्म्स ऑफ ईसीबी एंड एलिजिबल बोरोवर। और दोनों रूट के अंदर फॉरेन करेंसी डिनोमिनेटेड ईसीबी एज वेल इंडियन रुपी डिनोमिनेटेड ईसीबी। अच्छा, इसी के अंदर जो फॉरेन करेंसी डिनोमिनेटेड ईसीबी है, इसी के अंदर आया था कि साहब किस किस तरीके से ईसीबी ले सकते हैं। उसमें आपको 2 चीज आती है कि सर एफसीसीबी के फॉर्म में भी ले सकते हैं और एफसीईबी के फॉर्म में भी ले सकते हैं। तो एफसीसीबी क्या है, एफसीईबी क्या है, ये आप ऐसे पहले से जानते हैं बट फिर भी ब्रीफली बताता हूं। देखिए, फॉरेन करेंसी कन्वर्टिबल बॉन्ड, जैसे एक इंडियन कंपनी है एफसीसीबी, ये बॉन्ड्स इशू कर रही है टू द रिकॉग्नाइज्ड नॉन रेजिडेंट लेंडर्स। ऑब्वियसली उन्हीं को इशू कर सकते हैं, उन्हीं से आप बोरिंग कर सकते हैं, और ये एलिजिबल बोरोवर है। बॉन्ड इशू करें, दे आर डिनोमिनेटेड, these bonds are denominated in any freely convertible, बताया था मैंने आपको, freely convertible foreign currency। साथ में इस बॉन्ड में कन्वर्जन ऑप्शन है कि जो ये परचेज करेंगे, जो लेंडर हो, जो परचेज करेंगे वो लेंडर हो गया, ये बोरोवर हो गया, वो फ्यूचर में चाहे तो इसे इक्विटी में कन्वर्ट करा सकते हैं। ठीक है, नाम क्या, फॉरेन करेंसी कन्वर्टिबल बॉन्ड। फॉरेन करेंसी में डिनोमिनेटेड है, कन्वर्जन का ऑप्शन है, इस नाम क्या, एंड फ्यूचर में कन्वर्ट कराने से कर सकता है। अच्छा, अगर ये कन्वर्ट कराता है तो क्या एक्स लिमिटेड को उस बॉन्ड के बदले में शेयर इशू करने पड़ेंगे? तो क्या इस चक्कर में एक्स लिमिटेड कंपनी के अंदर कैपिटल बढ़ेगी, और कैपिटल बढ़ेगी तो कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं, कंपनी के जो कंट्रोल जिनका है, क्या उनका इक्विटी डायल्यूशन होगा? इक्विटी डायल्यूशन का मतलब क्या है, उनकी जो कंट्रोलिंग पावर कम हो जाएगी। वो कैपिटल का बेस बढ़ गया क्यों, नया शेयर इशू है, लेकिन उनकी होल्डिंग नंबर ऑफ शेयर में सेम है बट परसेंटेज के टर्म में क्या कम हो जाएगी। दैट विल लीड टू द इक्विटी डायल्यूशन इन द प्रमोटर्स और पीपल हैविंग द कंट्रोल ओवर द बोरोवर। लेकिन जो फॉरेन करेंसी एक्सचेंजेबल बॉन्ड होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है, और इसका लीगल फ्रेमवर्क अलग है, वो सब चीज आपके नोट्स में लिखा हुआ है, मैंने समझा दिया मैकेनिज्म कैसे काम करता है। ये इंपॉर्टेंट चीज है, कई बार एग्जाम में आता है एफसीसीबी एफसीबी डिफरेंस लिखो या दोनों को एक्सप्लेन करो, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखिएगा। देखिए, फॉरेन करेंसी एक्सचेंजेबल बॉन्ड, एफसीईबी, देखिए इसमें क्या होता है, व्हाट हैपेंस, लेट्स से कंपनी एक्स लिमिटेड, इसने बॉन्ड्स इशू किए, इसका ये बोरोवर है, जिसको बॉन्ड इशू किया, जिन्होंने परचेज किया, दे आर रिकॉग्नाइज नॉन रेजिडेंट एंटिटीज, लेंडर कह सकते हैं। दीज आर बॉन्ड्स आर डिनोमिनेटेड विद सेम in any freely convertible foreign currency, मैं शॉर्ट में लिख दिया freely convertible foreign currency, वही सेम कंसेप्ट है। लेकिन कंपनी ने प्रॉमिस ये किया कि साहब साथ में कन्वर्जन ऑप्शन है, कन्वर्जन की जगह एक्सचेंज का ऑप्शन है। एक्सचेंज कैसे, कन्वर्जन ही वो एक्सचेंज बोल रहे हैं कि साहब हमारे कंपनी के बॉन्ड के बदले में फ्यूचर में ये जो लेंडर है, हम उनको वाई लिमिटेड के शेयर दिलवा देंगे, शेयर्स ऑफ सम अदर कंपनी, उसको टेक्निकली इस लीगल फ्रेम बोलते हैं ऑफर्ड कंपनी। क्या बोलते हैं, ऑफर्ड कंपनी। इस आप फिलहाल हमारे बॉन्ड आप खरीद लीजिए, फ्यूचर में अगर आपको, तो कैसे एक्सचेंज है कि हमारे बॉन्ड छोड़ देना, बदले में हम एक्सचेंज में दूसरी कंपनी का शेयर दिलवाएं, दूसरी कंपनी डिफाइंड होगी, सब इस कंपनी के शेयर हमको दिलवाएंगे।
तो नाउ है फॉरेन करेंसी एक्सचेंजेबल बॉन्ड। अच्छा एक चीज बताइए, जो बोरोवर था क्या इसके नए शेयर इशू है? नहीं। तो कह सकते हैं इसकी कैपिटल बेस में कोई चेंज होगा जब एक्सचेंज होगा, क्योंकि अपने शेयर थोड़ी इशू कर रहा है। इसलिए बोलते हैं इक्विटी डायल्यूशन इन द केस ऑफ एफसीईबी नहीं होती, एफसीसीबी में होती है, तो सेम कंपनी के शेयर्स इशू होते हैं इन लीव ऑफ द डेट बॉन्ड, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। तो उस पॉइंट अभी साहब कह सकते हैं कि यहाँ पे साहब इक्विटी डायल्यूशन नहीं होती इन द केस, लेकिन यहाँ पे एक नहीं दो कंपनी इन्वॉल्व होती है। क्यों? दो, एक कंपनी ने बॉन्ड इशू किया और दूसरी कंपनी जिसके फ्यूचर में उसके बदले में क्या मिलेगा? शेयर। मतलब बॉन्ड छोड़ दिए, बदले में क्या मिलेगा? शेयर। तो कहते हैं एक तरह एक्सचेंज है। मतलब ऑन द वन हैंड ये जो लेंडर है दे आर लीविंग द राइट्स, तो आपने पैसा लेंड किया तो वो भी आपका अधिकार छोड़ दिया, बदले एक्सचेंज किया, बदले में क्या मिल रहा है? किसी दूसरी कंपनी के जो डिफाइंड है शेयर्स, एंड दैट कंपनी टेक्निकली इन दिस कॉन्टेक्स्ट कॉल्ड एज द ऑफर्ड कंपनी। एक डिफरेंस हम ये बोलते हैं एफसीसीबी के अंदर इक्विटी डायल्यूशन बोरोवर को होता है, लेकिन एफसीईबी में बोरोवर का इक्विटी डायल्यूशन नहीं होता, क्योंकि वो अपने शेयर इशू नहीं करता। दूसरा, एफसीईबी में दो कंपनी इन्वॉल्व होती है, एफसीसीबी में एक ही कंपनी इन्वॉल्व होती है, उसी के बॉन्ड और उसी के शेयर। एंड इस तरीके से तो एक मैंने पूरा मैकेनिज्म समझा दिया। इस तरीके से इंडियन कंपनीज कैन रेज द फंड अंडर द रूट ऑफ फॉरेन करेंसी डिनोमिनेटेड ईसीबी, दोनों अलाउड है, एफसीसीबी एज वेल एज द एफसीईबी, दोनों रूट अलाउड है एंड दोनों तरीके से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको रिकॉग्नाइज लेंडर्स। हमने एलिजिबल बोरोवर तो पढ़ लिया कि साहब हुआ द एलिजिबल बोरोवर इन बोथ द रूट्स। अब हम पढ़ने जा रहे हैं हुआ द रिकॉग्नाइज, किससे बोरोइंग की जा सकती है, मतलब हुआ द रिकॉग्नाइज लेंडर्स। देखिए जो भी लेंडर है it should be resident of a country, ऐसी कंट्री का रेजिडेंट होना चाहिए, वो कैसी कंट्री? विच इज FATF कंप्लायंट। आपको ध्यान होगा, आप मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर, मनी लॉन्ड्रिंग टॉपिक के अंदर एक बॉडी के बारे में पढ़ते हैं, इंटरनेशनल बॉडी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, which is international body to control the money laundering activity across the world global level पे। तो इसकी अपने कुछ गाइडलाइंस हैं और हर कंट्री जो इसका मेंबर है उसको एक गाइडलाइंस फॉलो करनी पड़ती है। तो अगर मान लिया अगर किसी ए से आप बोरिंग कर रहे हैं, वो लेंडर है, ए मस्ट बी रेजिडेंट ऑफ एनी कंट्री विच इज अ मेंबर ऑफ FATF एंड विच इज कंप्लाइंग विद द गाइडलाइंस ऑफ द FATF। इसका बेसिकली वो मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व नहीं है, वहाँ की कंट्री के अंदर नॉर्म्स हैं, लॉस फॉलो है। जब बीच में आपको पता होगा पाकिस्तान को आपको FATF ने, इस ऑर्गेनाइजेशन ने ब्लैक लिस्टिंग करने की बात की थी, क्योंकि वहाँ बहुत सारे उल्टे सीधे काम होते हैं, टेररिस्ट एक्टिविटी होती है, मनी लॉन्ड्रिंग होती है, वो कंट्रोल करने के कोई लॉ नहीं बनाते। इसलिए बोला जो भी लेंडर है वो ऐसी, क्योंकि देखिए आप कहीं से भी बोरिंग कर लेंगे कोई भी लेंडर से, तो हो सकता है कोई गलत सारे लोग हैं जो इलीगल एक्टिविटी के लिए आपको इंडिया में पैसा दे रहा है, तो इंडिया में आपसे इलीगल एक्टिविटी करवाएंगे, तो अल्टीमेटली इंडियन इकोनॉमी, इंडियन सोसाइटी विल गेट एडवर्सली अफेक्टेड। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम लेंडर पे भी कंट्रोल करके लेंडर कैसा होना चाहिए, इशू रेजिडेंट ऑफ ए कंट्री विच इज कंप्लाइंग विद द नॉर्म्स ऑफ FATF और इट इज कंप्लाइंग विद द नॉर्म्स ऑफ ISCO, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी कमीशन। मतलब एक बॉडी उसका नाम है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी कमीशन, उसकी कंप्लायंस वो कंट्री करती हो जिस कंट्री के आप रेजिडेंट हैं। दोनों में से कुछ ना कुछ होना चाहिए, ऐसे ही बंदे से आप बोरिंग कर सकते हैं, वो दैट ओनली। ये क्या लिखा होता है? लेंडर शुड बी रेजिडेंट ऑफ, कहाँ का रेजिडेंट होना चाहिए? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फॉर FATF कंप्लायंट कंट्री, मतलब ऐसी कंट्री का आप रेजिडेंट हो जो FATF की गाइडलाइंस को कंप्लाई करती है, और इट शुड बी रेजिडेंट ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन सिक्योरिटी कमीशन कंप्लायंट कंट्री, इंक्लूडिंग ऑन ट्रांसफर ECB। इसका मतलब क्या होगा? जैसे मान लिया किसी X ने A से ECB ले रखी है और A इन कंडीशन को फुलफिल कर रहा हो, वैसे तभी ले सकते हैं लीगली। क्या सुना? लोन ट्रांसफर हो जाते हैं। अब A ने वो लोन ट्रांसफर B को कर दिया, मतलब क्या है? अब X का लेंडर A नहीं कौन है? B है। अब X का लेंडर मतलब A ने डायरेक्टली A से लोन लिया था, सॉरी X ने A से लोन लिया था, लेकिन A ने अब क्या किया? वो पढ़ते हो ना, पढ़ते हो इंडोर्समेंट ये वो, ठीक है, या बेसिक राइट्स को ट्रांसफर कर दिया कि आप हो सकता है A ने X से पैसे रिकवर करने हैं, A ने B को देने हैं, A ने क्या किया? मैं आपको नहीं देता, डायरेक्टली आप X से रिकवर कर लें, समथिंग लाइक दैट।
तो कैसे ए ने अपने राइट्स को ट्रांसफर बी को, नाउ हु हैज बिकम द न्यू लेंडर टू एक्स बी, तो बी जिसको आपने ट्रांसफर किया ना ईसीबी का राइट, वो बी भी आपको एक कंडीशन फुलफिल करेगा, मतलब ही मस्ट बी रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री विच इज एफएटीएफ कंप्लायंट और आईएसओ कंप्लायंट, ये जरूर होना चाहिए। अच्छा ये तो जनरल बात होगी रिगार्डिंग द रिकॉग्नाइज्ड लेंडर कि साहब ये रिकॉग्नाइज्ड लेंडर्स हो सकते हैं, पर सिंपल सी बात है जिस भी से आप बोरिंग कर रहे हैं जो लेंडर है वो ऐसी कंट्री का रेजिडेंट होना चाहिए जो एफएटीएफ कंप्लायंट है या आईएसओ कंप्लायंट है, और चाहे वो उसने खुद लोन दिया और चाहे वो उसने ट्रांसफर के थ्रू एज ए लेंडर राइट आ गया, अल्टीमेटली ये कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। लेकिन इसमें कुछ एडिशनल चीजें दे रखी है, क्या? However, number one, multilateral and regional financial institutions where India is a member country will also be considered। मतलब ऐसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो मल्टीलेटरल मतलब कई सारे कंट्री में ऑपरेट करते हैं या किसी रीजन में, सुना होगा एशिया पैसिफिक, मतलब बेसिकली एक पर्टिकुलर रीजन में काम करते हैं या पूरा एशिया में काम करते हैं, तो मल्टीलेटरल एंड रीजनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जिसमें इंडिया मेंबर है, उस ग्रुप के अंदर इंडिया इज अ मेंबर कंट्री, वैसे मल्टीलेटरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और रीजनल वो भी आपको लेंडर बन सकते हैं, क्योंकि इंडिया ऑलरेडी मेंबर है तो हमें भी पता है कि सब वहाँ क्या हो रहा है, तो ऐसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी आपको लेंडर बन सकते हैं। इंडिविजुअल्स एंड लेंडर कैन ओनली बी परमिटेड इफ दे आर फॉरेन इक्विटी होल्डर, मतलब जो बोरोवर है, जैसे मान लीजिए बोरोवर इज इंडियन कंपनी, एक इंडियन कंपनी वो बोरोवर है, तो उस इंडियन कंपनी के अगर फॉरेन कुछ इक्विटी शेयर हैं तो वो चाहे तो उनसे आपने पैसा तो इक्विटी के फॉर्म में उनसे ले रखा है, आप चाहे तो उनसे ईसीबी ले सकते हैं, मतलब वो भी आपके लेंडर बन सकते हैं। तो इंडिविजुअल्स आपके लेंडर बन सकते हैं प्रोवाइडेड वो आपसे पहली बार एसोसिएट नहीं हो रहे, मतलब बोरोवर से, वो पहले से ही बोरोवर एसोसिएटेड इन द फॉर्म ऑफ फॉर इक्विटी शेयर और मतलब बाहर के रहने वाले फॉरेन इक्विटी शेयर, और फॉर सब्सक्रिप्शन टू बॉन्ड्स और डिवेंचर लिस्टेड अब्रॉड। इसका मतलब क्या है, या तो आप ये बोला अगर आपके फॉरेन इक्विटी इंडिविजुअल वाले दो केस हो गए, इंडिविजुअल से आप किसी भी तरीके से ईसीबी ले सकते हैं प्रोवाइडेड वो इंडिविजुअल जिससे आप ले रहे हैं वो आपका ऑलरेडी इक्विटी शेयर बाहर रहता है, या वो आपके नहीं भी अगर आपकी कंडीशन फुलफिल हो रही तो आप डिवेंचर्स ऑफ बॉन्ड इंडिया के बाहर इशू करते हैं, उसकी लिस्टिंग कराते हैं जैसे एफसीसीबी एंड ऑल दैट, तो वो भी वो परचेज कर सकता है इंडिविजुअल। जब परचेज करने का मतलब क्या है, सब्सक्राइब करने का मतलब क्या है, वो आपको लेंड कर रहा है और इंडियन कंपनी बोरो कर रही है। नेक्स्ट बोल रहा है फॉरेन ब्रांचेज और सब्सिडरीज ऑफ इंडियन बैंक, वो इंडियन बैंक है जिसकी आपको इंडिया के बाहर सब्सिडरी, इंडिया के बाहर ब्रांचेज, फॉरेन ब्रांचेज और फॉरेन सब्सिडरी किसकी, इंडियन बैंक, आर परमिटेड रिकॉग्नाइज्ड लेंडर ओनली फॉर एफसी फॉरेन करेंसी ईसीबी। दो रूट थे, फॉरेन करेंसी ईसीबी एंड इंडियन रुपी डिनोमिनेटेड ईसीबी। सिर्फ फॉरेन करेंसी डिनोमिनेटेड ईसीबी रूट के लिए, उसमें भी एफसीसीबी और एफसीबी अलाउड नहीं है। मतलब क्या है, अगर कोई एलिजिबल बोरोवर अगर फॉरेन करेंसी डिनोमिनेटेड ईसीबी रूट से ईसीबी रेज कर रहा है तो उसमें आपको इंडियन कंपनीज इंडियन बैंक से फॉरेन ब्रांचेज या फॉरेन सब्सिडरी भी आपको लेंड कर सकती है, लेकिन दैट शुड नॉट बी इन द फॉर्म ऑफ एससीबी एंड एफसीबी। वो परचेज वो नहीं करेंगे, ठीक है। सिर्फ क्या परचेज कर सकते हैं और किसी तरीके से लोन वोन दे सकते हैं, ठीक है। अब वो भी आपको फॉरेन करेंसी डिनोमिनेटेड ईसीबी रूट से। अगर इंडियन रुपी डिनोमिनेटेड ईसीबी रूट है, लॉजिकल सोच के देखिए, इंडियन रुपी में आप ले रहे हैं, लेने वाला कौन है, रेजिडेंट एंटिटी, तो आप इंडिया में, इंडिया की जो ब्रांच है, इंडिया में जो बैंक है उन्हीं से ले लीजिए ना, बाहर से लेने का मतलब है। तो अलाउड है लेंडर, लेकिन कब फॉरेन ब्रांचेस और सब्सिडी इंडियन बैंक अलाउड है, लेकिन कैसे, ओनली फॉर फॉरेन करेंसी डिनोमिनेटेड ईसीबी रूट, और उसमें भी एफसीसीबी और एफसीबी मेथड से अलाउड नहीं है, और मेथड से आप लेना चाहिए। ये पढ़ा ना किस किस तरीके से बोरिंग, फॉर्म्स ऑफ बोरिंग, तो सब चीज अलाउड है एक्सेप्ट द केस ऑफ एफसीसीबी एंड एफसीईबी, वो उस रूट से अलाउड, मतलब उस मेथड से, फॉर्म से अलाउड नहीं है। एंड बाकी इसके अंदर एक दो चीज और लिखी हुई, उतना पॉइंट आपको, तो ये तीन मतलब कह सकते हैं जनरली रिकॉग्नाइज्ड लेंडर कौन होना चाहिए, फिर इसमें तीन चीज हमने ऐड कर दी कि ये भी रिकॉग्नाइज्ड लेंडर हो सकते हैं, मतलब इनको भी हम रिकॉग्नाइज करें, इनसे भी आप ईसीबी ले सकते हैं, बोरो कर सकते हो। नेक्स्ट इज मिनिमम एवरेज मैच्योरिटी पीरियड। That is the MAMP, minimum average maturity period. ये वाला मिनिमम एवरेज मैच्योरिटी प्रिस्क्राइब्ड इज 3 years। मतलब किसी ने ईसीबी के थ्रू बोरिंग की तो 3 साल से पहले आपको रीपेमेंट नहीं होगी, रीपेमेंट होगी 3 साल, उसके बाद मिनिमम है, मतलब ज्यादा हो सकती है बट इससे कम नहीं। अच्छा मैं एक बात लिखी हुई है, कोई भी कॉल एंड पुट ऑप्शन बिफोर द मिनिमम एवरेज मैच्योरिटी पीरियड एक्सरसाइज नहीं करें। इसका मतलब क्या हुआ, आप 3 साल से पहले
लेंडर चाहे कि साहब मैं आपको पहले पैसे डिमांड कर लूँ, मुझे पहले 2 साल बाद ही मुझे पैसे वापस चाहिए, या बोरोवर चाहे कि मैं प्री पेमेंट कर दूँ, वो भी अलाउड नहीं है। मतलब कॉल एंड पुट ऑप्शन का मतलब क्या है, कॉल एक बंदे के लिए हम कॉल बोल रहे हैं, लेंडर के लिए, और बोरोवर के लिए पुट, मतलब एक तरफ से कि लेंडर भी चाह के डिमांड नहीं कर सकता कि साहब मुझे पैसा पहले चाहिए, और बोरोवर भी चाह कि मुझे पहले पैसा वापस कर दो बिफोर 3 ईयर्स, ये पॉसिबल नहीं। हाँ, ये एक चीज मैं समझ, इसमें एक चीज है, ये मिनिमम एवरेज मेच्योरिटी पीरियड है। मान लीजिए किसी बोरो ने 5 साल के लिए बोरोइंग की, कर सकते हैं, ये तो मिनिमम है। तो आप फिर 3 साल के बाद और 5 साल से पहले प्री पेमेंट कर सकते हैं, वो अलग चीज है। वो मिनिमम एवरेज मेच्योरिटी पीरियड तो क्रॉस हो गई ना आपकी। आपने 5 साल के लिए बोरोइंग की थी, लेकिन अब आप 4 साल के बाद ही प्री पेमेंट करना चाहते हैं, कर सकते हैं, लेकिन 3 साल से पहले नहीं। तो हम बोल रहे हैं जो मिनिमम एवरेज मेच्योरिटी पीरियड ये है, और इससे पहले ना तो लेंडर ना बोरोवर, कॉल एंड पुट बोल रहे हैं, वो इसको पहले रीपेमेंट ना तो डिमांड कर सकते हैं, ना रीपेमेंट बोरोवर कर सकता है। हाँ, अगर ज्यादा पीरियड के लिए ले रखी बोरोइंग, मोर देन 3 ईयर्स, जैसे 5 ईयर्स 6 ईयर, और आफ्टर 3 ईयर्स बट बिफोर द मेच्योरिटी डेट, वहां प्री पेमेंट करना कर सकते हैं। उसके नॉर्म्स आप भी आगे आएंगे, ठीक है। अच्छा, जनरल रूल तो ये है मिनिमम एवरेज मेच्योरिटी पीरियड, ये कैसे, लेकिन कुछ स्पेसिफिक केसेस के लिए मेच्योरिटी पीरियड अलग अलग दे रखे हैं। मतलब ये क्या जनरल रूल है, कुछ अलग स्पेसिफिक केसेस के लिए, स्पेसिफिक केसेस के लिए वी हैव अ डिफरेंट मिनिमम एवरेज मेच्योरिटी पीरियड। मतलब वही होगा मीनिंग होगा, बट ये कि पीरियड अलग अलग हो जाएगा। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, देखिए मिनिमम एवरेज मेच्योरिटी पीरियड MAMP फॉर ECB विल बी 3 ईयर्स। कॉल एंड पुट ऑप्शन इफ एनी शेल नॉट बी एक्साइजेबल प्रायर टू द कंप्लीशन। मतलब कॉल एंड पुट का मतलब लेंडर पहले डिमांड करना चाहे या बोरोवर पहले रीपेमेंट, नो, will not be allowed, shall not be excisable prior to the completion of minimum average maturity, उससे पहले एक्साइज करना अलाउड नहीं है। However, for the specific category mentioned below, the minimum average maturity period are as under। नीचे लिस्ट दे रखी है, ये सब इनके अंदर आपको अलग है, पूरी एक तरफ कैटेगरी एक तरफ मिनिमम। जैसे ECB रेज बाय मैन्युफैक्चरिंग कंपनी अप टू $50 मिलियन और इस इक्वल, मतलब किसी और करेंसी में, पर फाइनेंशियल ईयर। अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है $50 मिलियन तक पर फाइनेंशियल ईयर अगर ECB रेज करती है, तो वहाँ मिनिमम एवरेज मेच्योरिटी पीरियड 1 साल है रादर देन 3 ईयर। तो 3 ईयर्स की जगह चेंज हो क्या हो गया, 1 ईयर हो गया। ऐसे अलग अलग केस रखे, तो आप पढ़ लेना, इसमें मुझे कुछ समझाने का नहीं है। वो तो केसेस रखे जहाँ मिनिमम एवरेज मेच्योरिटी नॉट 3 ईयर्स, इट इज डिफरेंट, एंड वो डिफरेंट वाले केस जनरल रूल है। अच्छा, जिसके बारे में कुछ अलग से नहीं बताया वो सारे केस किसमें आएंगे, जनरल रूल के अंदर। और जो स्पेसिफिक केसेस जिनके अंदर डिफरेंट है, आपको डिफरेंट मेच्योरिटी पीरियड वहां पर प्रिस्क्राइब कर रखी है, तो आप पढ़ लेना, इसके अंदर मुझे समझाने कुछ नहीं है। नेक्स्ट आपको ऑल इन कॉस्ट सीलिंग पर एनम। अच्छा, कोई भी एलिजिबल रेजिडेंट एंटिटी जो एलिजिबल बोरोवर्स हैं, अगर ECB रूट से बोरिंग करते हैं, तो क्या उस पर इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा? यस। हो सकता है कोई आपके बीच में आपने कोई एजेंट्स हायर किए, एजेंट कमीशन देना पड़ेगा, एडवर्टीजमेंट का खर्चा होता है, पेपर वर्क हो सकता है, बहुत सारी चीजें हैं। तो जो टोटल खर्चा है उसकी एक लिमिट है कि साहब इससे ज्यादा आप कॉस्ट बियर नहीं करेंगे while raising the funds from abroad in the form of ECB, in the form of ECB। ये क्या लिखा हुआ है, all in cost ceiling। अच्छा, all in cost including all cost, ceiling means upper limit, मतलब इसकी सीलिंग मतलब कि अपर लिमिट है। पर एनम इज द बेंचमार्क रेट प्लस 450 BPS स्प्रेड, BPS बेसिस पॉइंट। देखिए 450 BPS का मतलब है 0.45%। कभी सुनते हो सब RBI ने CRR आपको सुना होगा 100 बेसिस पॉइंट बढ़ा दी। तो 100 बेसिस पॉइंट का मतलब क्या, 1 पॉइंट, वो बेसिकली तो 450 BPS का मतलब 0.45% की बात कर रहे हैं। इसका तो जो भी बेंचमार्क, मतलब जो इंटरनेशनली, जो इंडियन, जैसे RBI ने मान लिया कोई बेंचमार्क रेट प्रिस्क्राइब कर रखा है कि साहब इससे ये रेट है, ऑल इन कॉस्ट सीलिंग, मतलब ये आप उसमें प्लस ये कर लीजिए 0.45%, उससे ऊपर आपकी टोटल कॉस्ट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। हाउएवर फॉर FCCB द इशू रिलेटेड एक्सपेंसेस शुड नॉट एक्सीड 4%। लेकिन कह सकते हैं FCCB केस में आपको अलग तरीके, उसमें एक चीज और अलग से लिमिट लगा रखी है। जब आप FCCB ला रहे हैं, वो तो ऑल इन कॉस्ट था, ये इशू रिलेटेड एक्सपेंसेस जो आप इशू ला रहे हैं, तो उससे अगर मान लीजिए आप इशू ला रहे हैं FCCB का, तो मैक्सिमम जो एक्सपेंस इशू रिलेटेड एक्सपेंसेस वो कितना हो सकता है,
maximum 4% of issue size in case of public issue, 2% of issue size in case of private placement. प्राइवेट प्लेसमेंट हम जानते हैं ज़्यादा खर्चे नहीं, ज़्यादा एजेंसी इन्वॉल्व नहीं करना, तो इसलिए लिमिट छोटी है. अगर प्राइवेट इशू साइज का मतलब जितना आप फंड रेज करें थ्रू द एफसीसीबी, उसका मैक्सिमम 4% आपका इशू रिलेटेड एक्सपेंस होता है, पब्लिक इशू ला रहे हैं, और प्राइवेट प्लेसमेंट में मैक्सिमम 2% ऑफ द इशू साइज, इससे ज़्यादा अलाउड नहीं है. मतलब एक तो जनरल ऑल इन कॉस्ट, मतलब कि बेसिकली जो भी बेंचमार्क रेट होगा उसमें प्लस 0.45%, इससे ज़्यादा अलाउड नहीं है. अब ये वाला ऑल इन कॉस्ट के अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है और क्या क्या इंक्लूड नहीं होता, वो पढ़ लीजिएगा. ठीक है, ऑल इन कॉस्ट में क्या इंक्लूड करते हो क्या इंक्लूड नहीं करते. फिर आपको दे रखा अदर कॉस्ट. अदर कॉस्ट के अंदर दे रखा है प्री पेमेंट चार्ज. अच्छा, कई बता मेच्योरिटी से पहले बट आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ मिनिमम एवरेज मेच्योरिटी, बता ना मिनिमम एवरेज मेच्योरिटी पीरियड क्रॉस हो गया, 3 साल क्रॉस हो गए, लेकिन मेच्योरिटी से पहले अगर बोरोवर पैसा वापस करना, कोई प्री पेमेंट, प्री पेमेंट के लिए कई बार लेंडर चार्ज लगाता है, कोई प्री पेमेंट चार्ज. पीनल इंटरेस्ट, मान लीजिए कोई टाइम से आपने रीपे नहीं किया तो क्या उस पर रेट पीनल इंटरेस्ट लगेगा, पेनल्टी इंटरेस्ट इन द फॉर्म ऑफ पेनल्टी. फॉर डिफॉल्ट ऑफ ब्रीच ऑफ कॉवेनेंट शुड नॉट बी मोर देन 2% ओवर एंड अबव द कॉन्ट्रैक्टेड रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन द आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल अमाउंट. मतलब बेसिकली क्या है, आपकी ऑल इन कॉस्ट जो सीलिंग वो अलग चलेगी, लेकिन जो अगर आपने प्री पेमेंट चार्ज पे किया, अगर डिफॉल्ट पेमेंट इंटरेस्ट पे किया, डिफॉल्ट रीपेमेंट में उसका इंटरेस्ट पे किया, तो वो आप मैक्सिमम कितना पे कर सकते हैं, 2%. 2% किसका, ऑफ द आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल अमाउंट, जितना भी प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग है जिसको आपको रीपे करना है, उसका 2% आप अदर कॉस्ट में यूज कर सकते हैं. इससे ज्यादा अलाउड नहीं, इससे ज्यादा अलाउड नहीं. और ये अलग से होगा, मतलब ऑल इन कॉस्ट सीलिंग अलग है, ये अलग है, इसलिए अदर कॉस्ट से अलग हेडिंग बन गई. नेक्स्ट आपको एंड यूजर निगेटिव लिस्ट. देखिए एंड यूजर्स ऑफ ईसीबी. एंड यूजर्स का मतलब किस किस चीज के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं. ठीक है, मतलब एक बोरोवर ने ईसीबी के थ्रू फंड रेज किया तो किस किस चीज इसका इस्तेमाल कर सकता है. तो राधे यहाँ पे निगेटिव लिस्ट दे रखी. निगेटिव लिस्ट का मतलब क्या है कि साहब ये चीजें अलाउड नहीं है, बाकी इसके अलावा आप कोई भी चीज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं. जैसे आप बोलते हैं ना साहब, जैसे पहले सर्विस टैक्स में निगेटिव लिस्ट थी कि साहब इन चीजों में सर्विस टैक्स नहीं, बाकी सब चीज में सर्विस टैक्स है. तो वी डोंट हैव अ, यहाँ भी एंड यूजर में कुछ चीजें मना कर रखा है कि सर इन चीजों के लिए ईसीबी का जो पैसा है इस्तेमाल नहीं हो सकता, बाकी इसके अलावा किसी भी चीज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं. तो वी डोंट हैव पॉजिटिव लिस्ट, वी हैव अ नेगेटिव लिस्ट. इसका जो चीज मना कर रखा है उसके अलावा हम किसी भी चीज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं. ये टिक कर लेना, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में पूछते हैं व्हाट इज द एंड यूजर्स प्रिस्क्राइब्ड, कह सकते हैं परमिसिबल एंड यूजर्स. परमिसिबल मतलब किस किस के लिए, उल्टा ना इन चीजों नेगेटिव लिस्ट बताने जा रहे हैं, इनके लिए यूज अलाउड नहीं है ईसीबी का पैसा, बाकी हर चीज के लिए अलाउड है. लेकिन द नेगेटिव लिस्ट फॉर विच द ईसीबी प्रोसीड्स, जो पैसा इकट्ठा किया ईसीबी थ्रू कैन नॉट बी यूटिलाइज, वुड इंक्लूड द फॉलोइंग. 1, रियल स्टेट एक्टिविटी, रियल स्टेट में इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते. इन्वेस्टमेंट इन कैपिटल मार्केट, इन्वेस्टमेंट इन कैपिटल मार्केट मतलब बोरोवर ने बाहर से पैसा लिया ईसीबी के थ्रू और इंडिया में उसको कैपिटल मार्केट में अब इन्वेस्ट करने उस पैसे को अलाउड नहीं है, ये निगेटिव लिस्ट है. इक्विटी इन्वेस्टमेंट और नॉट थ्रू द स्टॉक एक्सचेंज, आप 1-to-1 बेसिस पे किसी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट नहीं कर सकते. नेक्स्ट वर्किंग कैपिटल, लेकिन उसमें एक एक्सेप्शन है. क्या, वर्किंग कैपिटल पर्पज एक्सेप्ट ECB raised from foreign equity holder for working capital purposes. For working capital purposes तक है, वहां तक पढ़ लें, उसके आगे छोड़ देना, डिलीट कर देना, इतना पूरी पॉलिसी डिटेल में आपको जरूरत नहीं है. वर्किंग कैपिटल पर्पज के लिए आप ECB का पैसा यूज नहीं कर सकते. लेकिन अगर ECB आपने अपने फॉरेन इक्विटी शोल्डर से रेज किया, बताया था ना, आपके पहले से शोल्डर हैं, उन्हीं से आप ECB रेज कर रहे हैं, फिर आप चाहें तो उसे वर्किंग कैपिटल पर्पज के लिए इस्तेमाल कर सकते. इट मीन्स अगर इंडियन बोरोवर अगर किसी और से ECB रेज करता है अदर देन इज ओन इक्विटी शोल्डर, फॉरेन इक्विटी शोल्डर, तब तो आप उसे वर्किंग कैपिटल पर्पज में इस्तेमाल नहीं कर सकते. लेकिन अगर अपने ही फॉरेन इक्विटी शोल्डर से आप ECB रेज कर रहे हैं तो आप कर सकते हैं. इसके आगे का जो पोर्शन है इस पॉइंट में वो डिलीट कर दीजिएगा. फिर लिखा जनरल कॉर्पोरेट पर्पज. जनरल मतलब कोई भी चीज आप, फिर अगेन अलाउड नहीं, लेकिन एक्सेप्ट इन द केस ECB रेज फ्रॉम फॉरेन इक्विटी शोल्डर फॉर जनरल कॉर्पोरेट. यहाँ भी सेम इतना कर लीजिए, इसके सेम कंडीशन है कि अगर अपने ही फॉरेन इक्विटी शोल्डर से आप ऐसा कर रहे हैं तो उसके लिए आप जनरल कॉर्पोरेट पर्पज के लिए यूज कर सकते हैं.
नेक्स्ट रीपेमेंट रूपी लोन, आप इंडियन बोरोर पैसा लेके उसका इस्तेमाल करता है, किसी रूपी लोन ले रखा है उसको रीपेमेंट में इस्तेमाल अलाउड नहीं है, इसमें कुछ एक्सेप्शन दे रखा है, पढ़ लीजिएगा। एंड नेक्स्ट ऑन लेंडिंग टू एंटिटी फॉर द अबव एक्टिविटी, इसका मतलब क्या हुआ, मान लीजिए ए इंडियन बोरोर है, अभी हमने पढ़ा साहब जो पैसा आप ले रहे हैं ईसीबी के थ्रू, आप उस पैसे को किस किस चीज में यूज नहीं कर, नेगेटिव लिस्ट, ठीक है। अब पता ए वो पैसा किसी बी को लेंड कर रहा है, मतलब पहले ए खुद लेंडर है, ईसीबी लिया और किसी और को लेंड कर रहा है, किस लिए, अच्छा हम किसी को जब लेंड करते हैं स्पेसिफाइड पर्पस किस लिए हम लेंड कर रहे हैं, तो बी पता उन एक्टिविटीज में यूज करेगा जो एक्टिविटी यहाँ नेगेटिव लिस्ट में, वो भी अलाउड नहीं है। मतलब डायरेक्टली जो बोरोवर है, सॉरी मैंने गलती से लेंडर लिख दिया, बोरोवर, जो बोरोवर है वो खुद भी इन नेगेटिव लिस्ट की एक्टिविटी के लिए यूज नहीं कर सकता, और ही आल्सो कांट लेंड द मनी टू समवन एल्स, ये भी बोरोवर हो गया, so that the other person who borrows the money from you he uses for this purpose, ये भी अलाउड नहीं है। तो इस पर्पस के लिए आप लेंड भी नहीं, ना खुद यूज कर सकते हैं ना दूसरे को आप लेंड कर सकते हैं कि वो इस चीजों में इस्तेमाल करे जो नेगेटिव लिस्ट में आ रहा है। तो ये पूरी लिस्ट दे रखी है नेगेटिव लिस्ट, किस किस चीज में आप व्हाट वी कॉल द ईसीबी का पैसा यूज नहीं कर सकते। नाउ कमिंग टू द लिमिट्स एंड द लीवरेज, देखिए पहला देखिए, ऑल एलिजिबल बोरोस कैन रेज ईसीबी, जनरली सबको एक जनरल रूल ये है कितना तक अलाउड है, अप टू 750 मिलियन $US पर फाइनेंशियल ईयर। एक बोरोवर मैक्सिमम इतना बोरो कर सकता है पर फाइनेंशियल, 750 मिलियन $US अंडर द ऑटोमेटिक रूट। अभी थोड़ी देर में आएगा साहब, ईसीबी के दो रूट है, ऑटोमेटिक रूट एंड अप्रूवल रूट। नाम से पता है ऑटोमेटिक रूट में को अप्रूवल लेनी होती है, अप्रूवल रूट में आपको एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी और अप्रूवल मिल जाएगी तब जाके आप ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। अब ये ये तो जनरल रूल हो गया, अब ये कुछ केसेस अलग बता रहा है। फर्दर इन द केस ऑफ फॉरेन करेंसी डिनोमिनेटेड ईसीबी, मान लिया वो ए है, ये बोरो कर रहा है, बोरोवर, और कौन सा फॉरेन करेंसी डिनोमिनेटेड ईसीबी जो फर्स्ट कैटेगरी थी, ये कर रहा है। किससे कर रहा है, फ्रॉम डायरेक्ट फॉरेन इक्विटी होल्डर, मतलब जो लेंडर हैं दे आर द फॉरेन इक्विटी शेयर होल्डर्स ऑफ ए, या ए लिमिटेड ले लीजिए, ऑब्वियसली शेयर होल्डर कंपनी के होंगे ऑफ ए लिमिटेड, मतलब पहले से आपके इक्विटी शेयर होल्डर है, फॉरेन इक्विटी शेयर होल्डर, उन्हीं से आप ईसीबी बोरो ले रहे हैं। देन उस केस में लिमिट ऐसे नहीं चलेगी। देन ईसीबी लायबिलिटी इक्विटी रेशियो फॉर ईसीबी रेज अंडर द ऑटोमेटिक कैन नॉट एक्सीड 7:1। मतलब क्या हुआ, मतलब ये लिमिट, फिर ये तो जनरल रूल हो गया, लेकिन अब स्पेसिफिक केस, इफ बोरोवर इज टेकिंग द ईसीबी फ्रॉम इट्स ओन फॉरेन इक्विटी शेयर होल्डर, तो जितना इन्होंने इक्विटी दे रखा है, मतलब पैसा दे रखा है इन द फॉर इक्विटी, और जितना ये ईसीबी दे रहे हैं, इक्विटी रेशियो टू ईसीबी, इट कैन बी मैक्सिमम 1:7। मतलब क्या हुआ, उल्टा बोल दे, ईसीबी को पहले लो, ऐसी एक ही बात है, ईसीबी टू इक्विटी 7:1 इससे अलाउड है, मतलब जितना इक्विटी के फॉर्म में पैसा दे रखा है उसका मैक्सिमम 7 गुना वो पैसा दे सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ ईसीबी, इससे अलाउड नहीं है। लेकिन ये रेशियो जो 7:1 बोले ईसीबी टू इक्विटी, ये तब अप्लाई नहीं होगा अगर जितना भी इसने बोरिंग की है, बोरो ने, इंक्लूडिंग जो करने जा रहा है फ्रॉम दिस, अगर सब मिला के इट इज विद इन द लिमिट ऑफ $5 मिलियन $। मतलब क्या हुआ, अगर जितनी बोरिंग उसने ऑलरेडी कर रखी इन द फॉर ईसीबी और प्लस जो वो करने जा रहा है, अगर $5 मिलियन $, के अंदर है, फिर ये सब कुछ देखने की जरूरत नहीं है। लेकिन उससे अगर ऊपर जा रहा है, इन दैट केस ये ध्यान रखना है, ईसीबी टू द इक्विटी इट शुड नॉट एक्सीड 7:1। ये तब है व्हेन यू आर बोरिंग द मनी फ्रॉम योर ओन फॉरेन इक्विटी शेयर। तो कह सकते हैं यहाँ पे लिमिट डिफरेंट तरीके लगाई है, $5 मिलियन $, तक आप कर रहे हैं, या जो ऑलरेडी कर चुके हैं और जो करने जा रहे हैं उसके अंदर फिर चेक करने की जरूरत नहीं है। लेकिन उसके ऊपर जा रहे हैं तो क्या ध्यान रखना है, 7:1 से ज्यादा रेशियो एक्सीड, मतलब बोरोइंग इन द ईसीबी फ्रॉम योर फॉरेन इक्विटी शेयर शुड नॉट बी मोर देन 7 times और द मनी टेकन इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी। फिर फर्दर द फॉरेन एंटिटी विल आल्सो बी गवर्न्ड बाय। अच्छा, इसके अलावा
जो भी बोरिंग कर रही है, जो बोरोवर है, या उनके ऊपर और भी बहुत सारे नॉर्म्स लगते हैं। जैसे अगर इंश्योरेंस कंपनी यहाँ पे है, अगर आप और, तो वो उनके अपने वैसे भी चीज पढ़ते हो, डेट अपॉन इक्विटी रेशियो 2:1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए जनरली। कुछ केसेस में ज्यादा भी अलाउड है, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी एंड ऑल दैट, बट ज्यादातर के मतलब 2:1 से डेट इक्विटी रेशियो। तो बोरिंग आप कर रहे हैं तो भी डेट है, वो सब और जो नॉर्म्स है अकाउंटिंग के, अदर प्रूडेंशियल नॉर्म्स होते हैं, वो सभी आपको फॉलो करना है, वो अलग से है। बट ईसीबी पॉलिसी के अंदर वो तो आपको अपना देखना है। बट ईसीबी पॉलिसी के साथ जनरल रूल ये है, और एक पर्टिकुलर केस मैंने बोला कि अगर आप बोरिंग कर रहे हैं ईसीबी फ्रॉम योर फॉरेन इक्विटी शोल्डर, इन दैट केस अगर $5 मिलियन US तक कर रहे हैं, जितना कर चुका और जितना करने जा रहे हैं सब मिला के एग्रीगेट, कोई चेक करनी होती है, लेकिन उससे ज्यादा है देन 7:1 से ज्यादा का रेशियो नहीं होना चाहिए, या ईसीबी टू इक्विटी, ईसीबी टू इक्विटी ध्यान रखना। और जितना इक्विटी के फॉर्म में पैसा ले रखा है उससे 7 गुना तक ईसीबी के फॉर्म में लेते हैं, इससे ज्यादा अलाउड नहीं। नेक्स्ट इज पार्किंग ऑफ ईसीबी प्रोसीड्स। बहुत सारी चीजें एक्चुअली क्या सेम भी ऐसा नहीं है, जो आपकी ओल्ड पॉलिसी में था, लेकिन क्या होता है उसको हम मिक्स करके पढ़ाएंगे कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए पूरी मैं नए सिरे से आपको पूरा टॉपिक पढ़ा रहा हूं। देखिए पार्किंग ऑफ ईसीबी प्रोसीड्स का मतलब क्या है, जिसने बोरोवर ने ईसीबी ले लिया, जब कुछ पर्पस डिफाइंड होगा सब मैं इस पैसे का इस्तेमाल किस में करूंगा, तो जब तक उसका इस्तेमाल उस चीज में नहीं होता जिसके लिए आपने ईसीबी लिया है, तो उस पैसे को आइडल तो नहीं रखना चाहिए, कहीं ना कहीं यूज करना चाहिए, सो दैट उस पर भी कुछ ना कुछ इनकम आ जाए, उसी को बोले पार्किंग ऑफ। तो मान लिया ए इज द बोरोवर, और आपने जो ईसीबी लिया है पेंडिंग इट्स डिफाइंड यूटिलाइजेशन, मतलब जो भी आपने डिफाइन करेगा मैं इसका इसमें इस्तेमाल करूं, इसलिए आपने लिया है, अभी वो यूज नहीं होता, यूज होने में 2 महीने 1 महीने 4 महीने वॉटेवर। तो जो गैप आ रहा है कि आपने फंड अभी रेज कर लिया, लेकिन आपको यूज जो डिफाइंड ऑब्जेक्टिव है कि हम कहाँ यूज करेंगे, वो 3 महीने बाद यूज होगा, 4 महीने बाद यूज होगा, तो बोलते इन द मीन वाली भी तो इसको कहीं ना कहीं पैसे को आइडल थोड़ी रखते हैं। अच्छा जिससे आपने लिया है वो तो आपसे इंटरेस्ट चार्ज करना शुरू कर देगा, लेकिन आप उस पर्पज में यूज नहीं कर रहे, अभी यूज 3 महीने बाद करेंगे, तो आपको उस पैसे का बेनिफिट, उस पैसे का रिटर्न तो अभी आ नहीं रहा। तो लॉ बोलता है आप क्या कीजिए, जो बोरोवर है इस ईसीबी को पार्क ना पुटिंग द मनी, कहीं इन्वेस्ट कर दिया, लेकिन खुद सोच के देखिए क्या ये इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म की शॉर्ट टर्म की, ऑब्वियसली शॉर्ट टर्म, तो अल्टीमेटली हमें यहाँ यूज करना है पैसे को, तो जब तक यूज नहीं होता उस पीरियड के लिए, गैप पीरियड के लिए हम जो कहीं पार कर सकते हैं, मतलब कहीं इन्वेस्ट कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर, सो दैट वी गेट सम काइंड ऑफ रिटर्न। अब ये बोला ये पार्किंग इंडिया से बाहर भी कर सकते हैं, दिस पार्किंग कैन बी अब्रॉड, इट कैन बी अब्रॉड, बाहर फंड लिया आपने, बाहर ही आपने कहीं इन्वेस्ट कर लिया जब तक, और तब तक नहीं लेके आया जब तक कि डिफाइंड यूटिलाइजेशन में ना यूज हो, और चाहे तो डोमेस्टिकली मतलब इंडिया में पहले ले आए और फिर इंडिया में उसको कहीं इन्वेस्ट कर दें जब तक कि डिफाइंड ऑब्जेक्टिव के लिए यूज ना हो, दोनों तरीके से कर सकते हैं। बाहर कहाँ कर सकते हैं, जैसे बाहर की कोई लिक्विड, अच्छा एक चीज हमेशा बोलते हैं ये जो पार्किंग होगी 2 चीज, एक तो शॉर्ट टर्म के लिए होगी, एक दूसरा इट विल बी इन लिक्विड एसेट्स, लिक्विड जो कभी भी हम उसको चाहे तो निकाल सकते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग दे रखा है कि बाहर के, जैसे बाहर के बहुत सारे सीओडी एक पड़ते हैं ना, कॉमर्शियल सर्टिफिकेट डिपॉजिट, इस तरह के लिक्विड है, या बाहर के कोई मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स है जिसकी अच्छी खासी रेटिंग होनी चाहिए, मतलब एक रेटिंग, एक सर्टेन मिनिमम क्रेडिट रेटिंग होनी चाहिए, उससे कम नहीं होनी चाहिए, वहां आप पार कर सकते हैं। इंडिया में आप चाहें तो इंडिया ले आइए, इंडिया में आपके कोई रुपी फंड कोई अकाउंट खोल रखा है बैंक अकाउंट, वहां जमा करा लीजिए, अच्छा आपके बैंक अकाउंट में कुछ इंटरेस्ट मिलता होता है, या आप एफडी करा लीजिए इंडिया में लाके, ठीक है, लेकिन ध्यान रखना एफडी कराए तो हम सुना लोन अगेंस्ट एफडी लेते हैं, तो उस एफडी के ऊपर हम सिक्योरिटी नहीं क्रिएट करेंगे, क्योंकि ये हमने फॉर द टाइम भी हमने पार किया है, सोच के दो आपने बाहर से पैसा इंडिया में लिया है और आपने उसकी पार्किंग कर दी इन द फॉर्म ऑफ एफडी, अब उस एफडी के ऊपर सिक्योरिटी क्रिएट कर लोन उठा लिया, तो जब तक आप लोन रीपे नहीं करेंगे तो एफडी आप यूज नहीं कर सकते, और एफडी यूज नहीं कर सकते तो फिर पैसा इंडिया में लेके किससे आते हैं, इसलिए बोला वो अनइनकम्बर्ड होनी चाहिए, उसके ऊपर आपको इनकम्बरेंसेस क्रिएट नहीं कर सकते। इस तरह की चीजें आपको पहले भी आपने पढ़ी है, सिमिलर का दैट इज पार्किंग ऑफ ईसीबी प्रोसीड, मतलब पैसा आपने रेज कर लिया बट अभी डिफाइंड पर्पस के लिए यूज नहीं हो रहा, तो फॉर द टाइम इसको हम कहां पे पार्क, कहां पे यूज कर सकते हैं। प्रोसीजर ऑफ रेजिंग द ईसीबी, देखिए 2 रूट्स हैं,
एक ऑटोमेटिक रूट है और एक अप्रूवल रूट है। अगर आपका केस ऑटोमेटिक रूट मतलब जितने भी पैरामीटर्स लॉ में डिफाइंड है सबके अकॉर्डिंगली आप चल रहे हैं तो ऑब्वियसली ऑटोमेटिक रूट में जाएंगे, आप उसके अकॉर्डिंगली सारा कुछ कर रहे हैं। तो उसमें सीधे सीधे बात है कि आप एप्लीकेशन इज अ मोड ऑफ इंटीमेशन, ऑटोमेटिक रूट को अप्रूवल चाहिए नहीं, shall be made to the authorized dealer category 1 बैंक, तो यहाँ पढ़ते ना authorized dealer category 1 बैंक, उनको एप्लीकेशन लगाई, इंटीमेशन दीजिए। एंड किसमें इंटीमेशन? फॉर्म ईसीबी, फॉर्म का नाम ही क्या है? ईसीबी, इसमें आप इंटीमेशन दीजिए एंड देन यू कैन रेज द फंड्स फ्रॉम अब्रॉड इन द फॉर्म ईसीबी। लेकिन अगर अप्रूवल रूट में आपको जाना है तो पहले एप्लीकेशन आप आरबीआई को लगाएंगे। अगेन एप्लीकेशन का फॉर्म ईसीबी है, फॉर्म एक ही है लेकिन फॉर्म क्या बताए, फॉर्म में कंटेंट बहुत सारे होते हैं, इसमें वो वाला कंटेंट अप्रूवल वाला एप्लीकेबल नहीं होगा, यहाँ पे इंटीमेशन वाला एप्लीकेबल नहीं होगा, यहाँ हम अप्लाई कर रहे हैं अप्रूवल। एप्लीकेशन टू द आरबीआई इन फॉर्म ईसीबी, आरबीआई क्या करेगा? इट विल फॉरवर्ड द एप्लीकेशन टू द ऑथराइज्ड डीलर कैटेगरी 1 बैंक, इसको फॉरवर्ड कर देगा। भाई आप सारे पैरामीटर के चेक किए, अपने रिकमेंडेशन दीजिए। कॉल तो आरबीआई ने लेनी कि अप्रूवल देनी ही नहीं देनी, लेकिन एक्चुअली इससे पूरा चेक कराएगा कि अपने एंगल से आपने सजेशन दिए कि साहब इसमें अप्रूवल देनी चाहिए नहीं देनी चाहिए तो किस कंडीशन पे ऑन ऑल दैट। इसके अलावा एक चीज और दे रखी है कि अगर मान लिया अप्रूवल रूट में जो बोरोवर इसलिए आया कि जितना वो बोरिंग करना चाहता है वो जो अमाउंट की लिमिट थी ना, अभी हमने पढ़ा $750 मिलियन US, उसके बियॉन्ड जाना चाहता है, तो उस केस में आरबीआई ऑथराइज्ड डीलर कैटेगरी 1 बैंक से ये तो स्टैंडर्ड चेक करेगा। इसके लिए आरबीआई एक अथॉरिटीज और चेक कराएगा, दैट इज कॉल्ड एम्पावर्ड कमिटी ऑफ आरबीआई, एम्पावर्ड कमिटी ऑफ आरबीआई। और इन दोनों के सजेशन के हिसाब से आरबीआई डिसाइड करेगा अप्रूवल देना ही नहीं। मतलब इनकी सिंपल सी बात ये है, if any borrower proposes to borrow the money through ECB under the ECB route and उसका ऑटोमेटिक रूट में केस फॉल नहीं कर रहा तो कहाँ आएगा? अप्रूवल रूट में। वो एप्लीकेशन किसको लगा? आरबीआई। किस फॉर्म में? फॉर्म ECB। आरबीआई इसको फॉरवर्ड करे, अपने सजेशन दो इसके ऊपर, डिसाइड तो आरबीआई नहीं करना है। और अगर मान लिया अप्रूवल रूट में आने का कारण लिमिट एक्सीड हो रही है कि 750 मिलियन उससे भी ज्यादा बोरिंग करना चाहते हैं, फिर उस केस में आरबीआई इसको तो एप्लीकेशन फॉरवर्ड करेगा, साथ में एम्पावर्ड कमिटी आरबीआई को फॉरवर्ड करेगा और इनके सजेशंस के बेसिस पे दोनों के आरबीआई डिसाइड करेगा वेदर टू ग्रांट अप्रूवल और नॉट। दैट इज प्रोसीजर ऑफ रेजिंग द ईसीबी। दो रूट हो गया, ऑटोमेटिक रूट एंड द अप्रूवल रूट। नेक्स्ट कन्वर्जन ऑफ ईसीबी इनटू इक्विटी। कन्वर्जन ऑफ ईसीबी इनटू इक्विटी, ये ऐसा सेम टॉपिक पहले भी था और ऑलमोस्ट सेम ही प्रोविजन था, बट फिर भी देखिए। मान लो एक इंडियन कंपनी, इसने ईसीबी ले रखा है। अब ईसीबी रीपे करने के बजाय उसके बदले में इक्विटी शेयर इशू कर दिया, दैट इज कन्वर्जन ऑफ ईसीबी इनटू इक्विटी। अच्छा, जब ईसीबी था बोरिंग थी, अब इक्विटी शेयर के बदले में तो एफडीए हो गया, बता रहा नॉट भी, तो क्या एफडीआई पॉलिसी सारी फॉलो होगी? तो अब कर सकते हैं कि इंडियन कंपनी ईसीबी को रीपे करने के बजाय इक्विटी शेयर इशू कर सकती है, प्रोवाइडेड ये इंडियन कंपनी के अंदर एफडीआई अलाउड है। अगर ऑटोमेटिक रूट में अलाउड है वेल एंड गुड, अप्रूवल रूट में तो इसके अप्रूवल की एप्लीकेशन भी लगानी पड़ेगी। फिर एक कंसेप्ट सेक्टोरल कैप का भी होता है कि साहब हो सकता है इस कंपनी में एफडीआई अलाउड है बट एक लिमिट होती है कि इससे ज्यादा एफडीआई अलाउड नहीं है, तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा सब जितनी इक्विटी शेयर इशू कर रहे हैं ईसीबी के बदले में वो मिला के इस कंपनी के अंदर जो भी सेक्टोरल कैप लगता है उसको एक्सीड नहीं कर रहा, और जहां जहां अप्रूवल की रिक्वायरमेंट अप्रूवल लेनी पड़ेगी। तो बहुत सारी बात को ध्यान रखना पड़ेगा व्हाइल डूइंग द कन्वर्जन ऑफ ईसीबी इनटू द इक्विटी। देखिए क्या लिखा, कन्वर्जन ऑफ ईसीबी इंक्लूडिंग दोज व्हिच आर मैच्योर्ड बट अनपेड। एक तो होता है कि सब मैच्योर होने से पहले आपने कन्वर्ट कर दिया, एक होता है मैच्योर हुई लेकिन पे नहीं किया, अब आप कन्वर्ट कर रहे हैं। इनटू इक्विटी परमिटेड सब्जेक्ट टू फॉलोइंग कंडीशन, द एक्टिविटी ऑफ द बोरोवर कंपनी दैट इज एक्सक्लेमेटेड is covered under the automatic route for foreign, पता था ऑटोमेटिक और अप्रूवल रूट वेयर एप्लीकेबल। अगर अप्रूवल रूट में है तो इसके अंदर फिर आपको अप्रूवल वगैरह एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी।
द कन्वर्जन शुड बी विद द लेंडर्स कंसेंट। ऑब्वियसली बात है, आप जबरदस्ती कन्वर्जन थोड़ी कर देंगे, जो लेंडर है जिससे आपने ईसीबी उससे कंसेंट लेंगे, एंड विदाउट एनी एडिशनल कॉस्ट विल नॉट रिजल्ट इन द ब्रीच ऑफ एप्लीकेबल सेक्टरल कैप। बताना कि साहब एक्चुअली जो आप कन्वर्ट करेंगे तो उससे आपकी कंपनी के अंदर एफडीआई का अमाउंट बढ़ जाएगा, तो जो सेक्टरल कैप वो एक्सीड नहीं होना चाहिए। एप्लीकेबल प्राइसिंग गाइडलाइंस फॉर शेयर्स आर कंप्लाइड विद। एक चीज है, जब कन्वर्जन करोगे तो जितना ईसीबी, मान लीजिए एग्जाम्पल लेते हैं 500 मिलियन यूएस डॉलर था, ये ईसीबी का अमाउंट था, इसके बदले में ये मान लीजिए ईसीबी का अमाउंट है, इसके बदले में कितने शेयर इशू कन्वर्ट मतलब इशू होंगे, तो उसके लिए मुझे एक शेयर की वैल्यू निकालनी पड़ेगी ना, एंड वी डिवाइड द वैल्यू ऑफ वन शेयर बाय द दिस अमाउंट, तो हमें नंबर ऑफ शेयर आ जाएगा। एक सिंपल सी बात है, मैं 100 रुपए की बोरिंग के बदले में शेयर, एग्जाम 100 रुपए की बोरिंग के बदले में शेयर दे रहा हूँ, तो अगर एक शेयर 20 रुपए है तो कितने शेयर देंगे, 100 डिवाइडेड बाई 20 कितना, 5 शेयर। तो उसके लिए एक शेयर की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, वैल्यू ऑफ वन शेयर। अगर वैल्यू नहीं पता तो उसके लिए प्राइसिंग गाइडलाइंस है कि साहब कैसे हम शेयर की वैल्यू निकालते हैं ऑलरेडी इन दिस कॉन्टेक्स्ट, वो प्राइसिंग गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए हम शेयर की प्राइस निकालेंगे, उसके हिसाब से निकल जाएगा ईसीबी के बदले में कितने शेयर इशू होंगे। लेकिन रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स अंडर ईसीबी फ्रेमवर्क, अभी रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट पढ़ाऊंगा अभी आपको कि जब ईसीबी इक्विटी में कन्वर्ट होता है कुछ रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स भी उसकी, इसकी इंफॉर्मेशन जाती है, किस फॉर्म में जाती है, सब मैं बताऊंगा अभी। तो अभी अगला टॉपिक यही है इसी के अंदर। फिर ये बोला इफ द बोरोवर कंसर्न अवेल्ड, ये कुछ जनरल प्रोसीजर चीजें हैं। अच्छा, अगर मान लिया आपने इंडियन बैंक से या कुछ से बोरिंग कर रखी है, अब आप डेट को इक्विटी में कन्वर्ट करें, तो क्या इस बात की जानकारी आप सारे लेंडर्स को देंगे जिसके साथ आपका रिलेशन है, ये ऑब्वियस बात है, उन सबको भी। और अगर मान लिया इससे फिलहाल अगर किसी उसी बोरोवर के जो अदर लेंडर्स हैं उनको भी इंफॉर्मेशन देंगे कि साहब हमने ऐसे से किया, क्योंकि अल्टीमेटली एक बात जाती है सभी लेंडर के दिमाग में, इस बोरोवर ने जिसको हमने भी लेंड किया हुआ है अभी एक पर्टिकुलर लेंडर के पैसे वापस करने के बजाय बदले में इक्विटी शेयर दिए, तो क्या इसका इम्पैक्ट उनके रिलेशनशिप पे पड़ेगा, फ्यूचर में उनको दोबारा नहीं देना चाहेंगे, देना चाहेंगे, व्हाटएवर, बोला उनको भी जानकारी देनी जरूरी है। तो दीज आर द कंडीशन सब्जेक्ट टू विच एंड ईसीबी कैन बी कन्वर्टेड इनटू द इक्विटी। नेक्स्ट इज रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स। रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स के अंदर देखिए बोरिंग्स अंडर ईसीबी फ्रेमवर्क सब्जेक्ट टू फॉलोइंग रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट, क्या क्या देखिए आपको। फर्स्ट, लोन रजिस्ट्रेशन नंबर। सबसे पहले कोई भी ईसीबी लेने से पहले, बिफोर बोरोइंग द मनी इन ईसीबी, हर बोरोवर को एक नंबर लेना, दैट इज लोन रजिस्ट्रेशन नंबर, ये आरबीआई देता है। उसके लिए एप्लीकेशन जो लगेगी आपको, बोरोवर से रिक्वायर्ड सबमिट ड्यूली सर्टिफाइड फॉर्म ईसीबी, इसमें आपको अप्लाई करना पड़ेगा, लोन रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिल जाएगा, क्योंकि आपके सारे ट्रांजेक्शन में लोन रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा, तो आइडेंटिफाई होगा साहब हु इज द बोरोवर, हु इज द बोरोवर। नाम से आइडेंटिफाई, नेम्स आर नॉट यूनिक बट नंबर इज यूनिक। नंबर 2, चेंजेज इन टर्म्स एंड कंडीशन ईसीबी। मान लिया आपने कोई ईसीबी ले ली, अब जिस टर्म्स एंड कंडीशन में ली उसमें वो कुछ चेंजेस कर रहे हैं, लेकिन चेंजेस करने के बाद भी पैरामीटर जितने लॉ में प्रिस्क्राइब्ड पॉलिसी के अंदर उसके अंदर ही थे, परमिटेड चेंजेस ईसीबी पैरामीटर शुड रिपोर्टेड, उसकी भी जानकारी देंगे तो डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, दैट इज डीएसआईएम, बाय सबमिटिंग रिवाइज फॉर्म ईसीबी। मतलब पहले आपने फॉर्म ईसीबी दिया था, अब आप रिवाइज दोबारा से फॉर्म ईसीबी देंगे, रिवाइज फॉर्म ईसीबी। एट द अर्लीस्ट एनी केस नॉट लेटर देन 7 days फ्रॉम द चेंज, मतलब जिस दिन आपने चेंजेस इफेक्ट किए थे, चेंजेस किए थे उसके 7 दिन के अंदर मैक्सिमम रिवाइज ईसीबी आप देंगे टू द डीएसआईएम, डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, इसकी हमने क्या चेंजेस किए इसकी अगर आप चेंजेस करते हैं इन द टर्म्स एंड कंडीशन सब्जेक्ट टू विच द ईसीबी हैज बीन टेकन, अगर नहीं करते फिर इसकी जरूरत नहीं है। नंबर 3, रिपोर्टिंग ऑफ एक्चुअल ट्रांजेक्शन। ये तो आपने, मैं सब ईसीबी करने जा रहा हूं, एलआरएन लिया, किस टर्म से कंडीशन उसमें कुछ चेंजेस, रिवाइज ईसीबी फाइल किया। अब आप एक्चुअली जब ईसीबी पैसा बाहर से आना शुरू हो जाएगा, तो जिस मंथ में जितना ही पैसा आएगा उसकी रिपोर्टिंग में आपको करनी है इनफॉर्म ईसीबी 2। ये कितने दिन में करनी है, विद इन 7 months फ्रॉम द क्लोज ऑफ 7 days फ्रॉम द क्लोज ऑफ द मंथ टू विच इट रिलेट्स। मैं एग्जाम्पल देता हूँ, मान लीजिए आपका हो गया ये रिवाइज वाली जरूरत पड़ भी सकती नहीं भी। अब देखिए आपने बोरिंग आने शुरू हो गई, जनवरी महीने में जितना भी आपका ईसीबी के फॉर्म में पैसा आया तो मैक्सिमम 7 फरवरी तक उसकी रिपोर्टिंग ईसीबी 2 में चली जानी चाहिए।
फरवरी महीने में जितना पैसा ईसीबी, जरूरत नहीं कि सारा पैसा ईसीबी एक बार में आ जाए, ट्रेंचेज में भी आ सकता है, पार्ट्स में आ सकता है। फरवरी में जितना है उसकी रिपोर्टिंग 7 मार्च तक चली जानी चाहिए, मतलब जिस महीने में उसके अगले महीने के 7 तारीख तक। क्या लिखा हुआ, रिपोर्टिंग ऑफ एक्चुअल ट्रांजेक्शन, जो एक्चुअल ट्रांजेक्शन है। द बोरोवर्स आर रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट एक्चुअल ईसीबी ट्रांजेक्शन थ्रू ईसीबी टू रिटर्न थ्रू द ऑथराइज ईसीबी टू रिटर्न थ्रू द ऑथराइज डीलर कैटेगरी 1 बैंक ऑन अ मंथली बेसिस सो एज टू रीच डीएसआईएम। कहाँ अल्टीमेटली आप बेसिकली इनके थ्रू जो ऑथराइज उनके थ्रू रिपोर्टिंग करेगा, जो अल्टीमेटली जाएगा डीएसआईएम के बाद विद इन 7, क्योंकि पैसा जब इंडिया में आएगा तो वो भी तो ऑथराइज डीलर के थ्रू आएगा। तो ऑथराइज डीलर के थ्रू इंटीमेशन आप जब भी आएगा तो आप एक फॉर्म सबमिट कीजिए टू द ऑथराइज डीलर टू बी फॉरवर्डेड टू डीएसआईएम ऑन अ मंथली सो एज टू रीच द डीएसआईएम विद इन 7 वर्किंग डेज फ्रॉम द क्लोज ऑफ द मंथ टू विच रिलीज। जिस महीने से रिलेटेड वो ट्रांजेक्शन उस महीने के खत्म होने के 7 दिन के अंदर। चेंजेज इफ एनी इन द ईसीबी पैरामीटर शुड ऑल्सो बी इनकॉर्पोरेटेड, मतलब अगर आपने कुछ चेंजेस भी किए हैं तो भी ईसीबी 2 फॉर्म के अंदर आपको मेंशन कर दीजिए। एक तो एक्चुअल आपने जो पैसा लिया और साथ में कुछ चेंजेस किए तो भी। रिपोर्टिंग ऑन अकाउंट ऑफ कन्वर्जन ऑफ ईसीबी इनटू इक्विटी, अभी जस्ट इससे पहले हमने टॉपिक बताया कन्वर्जन ऑफ ईसीबी इनटू इक्विटी। तो अगर हम कोई ईसीबी को इक्विटी में कन्वर्ट करते हैं, इफ यू कन्वर्ट द ईसीबी इनटू इक्विटी, तो उस केस में आपको बताता रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स हैं। तो वो रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट वही आ गया। ऊपर आया था एक पॉइंट आपको ऊपर, कन्वर्जन ईसीबी इनटू इक्विटी जो टॉपिक था, इसके अंदर जो पॉइंट नंबर 4 था, रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट अंडर ईसीबी फ्रेमवर्क कंप्लाई, वो रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट यही आगे। देखिए क्या, अच्छा ऐसा हो सकता है कि जितनी ईसीबी ली थी कन्वर्जन ईसीबी इनटू इक्विटी, कैसा, जितनी ईसीबी ली थी एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरिंग, हो सकता है पार्टली कन्वर्ट हो, पूरा नहीं, कुछ हिस्सा हमने कन्वर्ट कर, कुछ आपने रीपेमेंट कर दिया, और उसका फुल्ली कन्वर्ट हो जाए। सुनो दोनों, तो पार्टली कन्वर्जन इनटू इक्विटी और फुल कन्वर्जन इनटू इक्विटी, तो अलग अलग रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट देखिए। Reporting on account of conversion ECB into equity. In case of partial or full conversion ECB into equity, the reporting of the RBI will be agenda. So reporting to the RBI, sorry. किसको रिपोर्ट है? RBI को। पहला, for partial conversion, this one. The converted portion is to reported to the concerned office of the foreign exchange department RBI, मतलब बेसिक RBI को इंटीमेशन जाएगी। RBI के अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट है। Inform FCGPR and reporting for the prescribed reporting FDA flows. While monthly reporting to DCM inform ECB2, देखिए क्या मतलब है, जो अच्छा जगह पार्टली आपने कन्वर्ट किया तो जो इक्विटी हो गया और जो आपका डेट, इसकी तो इंफॉर्मेशन अब ECB2 वही मंथली बेसिस पे DSIM को विद इन 7 डेज फ्रॉम द, और जो इक्विटी है इसकी इंटीमेशन जाएगी RBI को इन्फॉर्म FCGPR, आरबीआई में फॉरेन एक्सचेंज डिपार्टमेंट को। अच्छा जब फुल, और इसमें मेंशन होगा, जब आप मेंशन करेंगे इसके अंदर लिख देंगे पार्टली कन्वर्ट, मतलब पता लग जाएगा सब कुछ पोर्शन कन्वर्ट हो गया, कुछ पोर्शन आपको देखिए मैं पूरा पढ़ देता हूँ। For partial conversion, the converted portion is to be reported to the concerned regional office of the foreign exchange department RBI, वही मतलब RBI के डिपार्टमेंट को, inform which FCGPR, this one, prescribed for reporting the, मतलब वो फॉर्म prescribed for FDI flows, while monthly reporting, मतलब ये FDI होगा ना, इक्विटी में कन्वर्ट किया तो FDI के लिए, while monthly reporting to DSM in ECB2, return will also be with suitable remarks, ECB partially, मतलब आज ECB2 फाइल करेंगे उसके ऊपर रिमार्क्स डाल देंगे एप्लीकेशन के ऊपर, पार्सली कन्वर्टेड इक्विटी, इससे पता लग जाए कि भाई अमाउंट ऑफ बोरिंग कम कैसे हो गया, ठीक है, तो कुछ पोर्शन कन्वर्ट हो गया ना आपको, ठीक है। फॉर फुल कन्वर्जन, पूरा का पूरा कन्वर्जन हो गया, तो देखा जाए उस केस में तो देखा जाए डेट रहा ही नहीं, तो खाली एक ही इंटीमेशन जाएगी इस फॉर्म में, फॉर्म FCGPR, देखिए। लेकिन एक बार आप ECB2 फाइल करेंगे एक बार, जिसमें आप बता देंगे सब पूरा का पूरा इक्विटी डेट किस में कन्वर्ट हो, इक्विटी में, लेकिन फिर बार बार आपको ECB2 फाइल करने की जरूरत नहीं, क्यों, अब तो डेट रहा ही नहीं। लेकिन जब पार्शियल कन्वर्जन होगा, क्या बार बार ECB2 फाइल करना पड़ेगा हर मंथ के खत्म होने के 7 दिन के अंदर, ठीक है। लिखा फॉर फुल कन्वर्जन द एंटायर पोर्शन इज टू बी रिपोर्टेड इन फॉर्म FCGPR, पूरा पूरा इक्विटी में कन्वर्ट हो गया, और इक्विटी की इन्फॉर्मेशन जो FDI होता है उसकी इन्फॉर्मेशन FCGPR में जाती है। व्हाइल रिपोर्टिंग टू DSM इन ECB2, रिटर्न शुड बी मेड विद रिमार्क्स ECB फुल्ली कन्वर्ट टू इक्विटी, सब्सिक्वेंट फाइलिंग ऑफ ECB2 रिटर्न इज नॉट रिक्वायर्ड, ऑब्वियसली क्योंकि अब तो डेट रहा ही नहीं, पूरा इक्विटी बन गया। फॉर कन्वर्जन ऑफ ECB इनटू इक्विटी इन फेजेस, मतलब मान लिया इक्विटी को कन्वर्ट कर रहे हैं, सॉरी ECB को इक्विटी में, लेकिन एक बार में पूरा फेज में, कुछ अभी किया कुछ आगे, तो जैसे कन्वर्ट करें वैसे वैसे रिक्वायरमेंट्स फॉलो। द रिपोर्टिंग थ्रू द FCGPR एंड फॉर्म ECB2 विल ऑल्सो बी इन फेजेस, मतलब
ये सिंपल सी बात है, इक्विटी से रिलेटेड रिपोर्टिंग जाती है FCGPR, ये FD पता था इक्विटी में करवा, इसको FDI बोलते हैं, इसकी रिपोर्टिंग FCGR पे। और डेट से रिलेटेड जो है एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरिंग की रिपोर्टिंग होती है ECB2 में, तो उसके अकॉर्डिंगली सारी रिक्वायरमेंट दे रखी है, रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट। नाउ लास्ट में ना कुछ स्पेशल केसेस दे रखे हैं। स्पेशल केसेस ऑफ borrowers of ECB, special cases of borrowers of ECB। देखिए इसमें कुछ अलग, जैसे पहला केस रखा है ऑयल मार्केटिंग कंपनीज। इंडिया में हम जानते हैं इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, BPCL, ONGC, मतलब ये सब, सॉरी BPCL से बहुत सारी हैं। ये जब ECB लेते तो इनकी पॉलिसी डिफरेंट चलेगी, तो उसके बारे में दे रखा है। दूसरा स्टार्टअप के बारे में दे रखा है कि अगर कोई स्टार्टअप है वो ECB, तो उसके पूरे नॉर्म्स, मतलब चीजें वही है, मिनिमम एवरेज मैच्योरिटी क्या होगी, अपर लिमिट कितना ले सकते हैं, मतलब और क्या पैरामीटर, वो सारी चीजें सब कुछ, मतलब लेकिन डिफरेंट तरीके दे रखी है, इसलिए अलग से टॉपिक बन गया। जैसे अगर कोई बोरोवर है, उसके अगेंस्ट कोई इन्वेस्टिगेशन चल रही है, तो वो कैसे करेंगे। ऐसे देखा अगर किसी की रीस्ट्रक्चरिंग चल रही है, आजकल इंसॉल्वेंसी कोड के अंदर मान लीजिए रेफर हो रहा केस, वो ECB के थ्रू फंड रेज कराते हैं, वो कैसे करें, तो उनके नॉर्म्स अलग से दे रखे हैं, तो ये पढ़ लीजिएगा। ये वैसे इतना रेलिवेंट नहीं है, बट फिर भी मैंने डाल दिया है कि साहब इसमें मतलब अलग इनके लिए पॉलिसी थोड़ी सी मॉडिफाई हो जाएगी। मतलब जो जनरल पॉलिसी तो पूरी हमने पढ़ ली, बट इन केसेस के लिए स्पेशल केसेस हैं, इनके लिए पॉलिसी में कुछ कुछ चेंजेस आ जाएंगे। और वो क्या चेंज है तो वो यहाँ पे अलग से डिस्कस किया हुआ है कि हाउ द ECB पॉलिसी विल एप्लीकेबल इफ द बोरोवर इज ऑयल मार्केट करंट, तो उसका अलग होगा, स्टार्टअप का अलग होगा, ऐसे करके 4 केस दे रखे, तो आप पढ़ लीजिएगा। नॉट सो रेलिवेंट मुझे लगता है, बट फिर भी एक मैंने ब्रॉड आइडिया दे दिया। और चीजें वही है, बट उसमें कुछ एक्स्ट्रा कंडीशन है, कुछ हट गई, कुछ चेंज हो गई, कुछ जनरल प्रोविजन उससे डिफरेंट हो गया, समथिंग लाइक दैट। तो इसके साथ में ये पूरा एक टॉपिक कंप्लीट कर लिया, दैट इज द एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग। ये पूरा एक इंटायर टॉपिक है इन द, एंड इसकी रेलेवेंस मैंने बताई थी EBCL पेपर में, वहाँ पे चैप्टर नंबर 5 पूरा नया तरीके से पढ़ना है। एंड कैपिटल मार्केट सिक्योरिटी लॉ ओल्ड सिलेबस के चैप्टर नंबर 15 में हाफ ऑफ द चैप्टर, और एक अपने कॉर्पोरेट फंड, कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग का जो पेपर है, कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग का पेपर है, वहाँ पर भी कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग पेपर में आपको कुछ इसका इफेक्ट है इन द टॉपिक फंडिंग ऑफ मर्जर्स एंड टेक ओवर। न्यू सिलेबस के भी कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग एज वेल एज ओल्ड सिलेबस, दोनों जगह इसका इफेक्ट है। इज दैट क्लियर?